तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज का ये हमारा थर्ड वीडियो है जहाँ पर हम वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस इस बुक का थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम इस बुक के सेशन नंबर 7, 8, 9 और 10 को डिस्कस करेंगे, यानी कि उनको कवर करेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला सेशन यानी कि सेशन नंबर 7 आएगा हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स। देन हमारा सेशन नंबर 8 आएगा एटिमोलॉजिकल इंसाइट्स। और देन हमारा सेशन नंबर 9 और 10 आएगा मोर एटिमोलॉजी एंड कनेक्शंस। यानी कि सेशन नंबर 8, 9 और 10 में हम ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे सेशन नंबर 7 के साथ, जो कि है हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स। दोस्तों लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस सेशन में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक पुराने ग्रीक ने सोचा कि लाइफ का मतलब क्या है, और इसी तरह फिलॉसफी का जन्म हुआ। फिर एक रोमन ने डिसाइड किया कि जंगल में रास्ते बनाने के बजाय एक प्रॉपर रोड बनाई जाए, और इसी तरह से इंजीनियरिंग शुरू हुई। और बहुत पुराने समय में एक इंसान ने दूसरे इंसान को कुछ दिया जो कि उस टाइम पैसा माना जाता था, और फिर अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा करके वापस ले लिया, और इसी तरह से बैंकिंग की शुरुआत हुई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग हर दिन अपने काम में लगे रहते हैं, चाहे फिर वो ईमानदार हो या फिर ना हो, और इसी तरह वो दुनिया की प्रोग्रेस में अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि लोगों के ऑक्यूपेशंस यानी कि उनके जॉब या फिर उनके प्रोफेशंस के पीछे क्या आइडियाज़ होते हैं, और उन आइडियाज़ को वर्ड्स में यानी कि शब्दों में कैसे बदला जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानेंगे कि हमारा वो सबसे पहला आइडिया कौन सा है, और उससे जुड़ा हुआ हमारा प्रोफेशन या फिर उससे जुड़ा हुआ प्रैक्टिशनर हमारा कौन सा होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला आइडिया आता है बिहेवियर। यानी कि हमारा सबसे पहला प्रोफेशन या फिर हमारा सबसे पहला प्रैक्टिशनर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो है बिहेवियर, यानी कि इंसान के बर्ताव से रिलेटेड है। और वो हमारा प्रैक्टिशनर है साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू ये प्रोफेशनल इंसान के बिहेवियर के डार्क सीक्रेट्स को समझने में एक्सपर्ट होता है। साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो इंसान के माइंड और बिहेवियर को स्टडी करता है। ये लोग देखते हैं कि इंसान क्यों ऐसा सोचता है, क्यों पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करता है, और उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स कैसे उसकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों साइकोलॉजिस्ट का मेन काम होता है लोगों की मेंटल प्रॉब्लम्स को समझना और उन्हें सॉल्व करने के लिए उनकी सोच और बिहेवियर को इम्प्रूव करना। लेकिन ध्यान रहे कि साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि काउंसलिंग और थेरेपी के थ्रू हेल्प करता है। ये लोग जो है वो टेस्ट, इंटरव्यू या फिर ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके पेशेंट्स के माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, तो साइकोलॉजिस्ट उसे प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट भी देता है। दोस्तों ये प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में काम करता है ताकि वर्कर्स प्रोडक्टिव और खुश रहे, स्टूडेंट्स वेल एडजस्टेड रहे, और इनमेट्स का मतलब होता है जेल में रहने वाले लोग, तो वो भी कंटेंटेड रहे यानी कि सेटिस्फाइड रहे। और अगर इसके पास प्रॉपर स्टेट लाइसेंस हो तो ये प्राइवेट या फिर ग्रुप्स थेरेपी भी कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझ आ चुका होगा कि साइकोलॉजिस्ट ये प्रोफेशनल किस तरीके से काम करते हैं या फिर इनका प्रोफेशन क्या होता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई वेंट टू द साइकोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई आई वाज फीलिंग सो एंग्शियस ऑल द टाइम। यानी कि मैं जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया ये समझने के लिए कि मैं हर टाइम इतना बेचैन क्यों फील करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है वो साइकोलॉजिस्ट यानी क्या होता है, किस तरह से जो है वो ये प्रैक्टिशनर्स वर्क करते हैं, या फिर इनका प्रोफेशन किस तरीके से काम करता है, ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट आइडिया की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा सेकंड आइडिया आता है वरीज, फियर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। यानी कि हमारा ये वाला प्रोफेशन वरीज, फियर्स और कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, और वो प्रोफेशन है साइको एनालिस्ट। यानी कि ये जो साइको एनालिस्ट है वो एक प्रैक्टिशनर है। दोस्तों साइको एनालिस्ट एक ऐसा स्पेशलिस्ट होता है जो एक स्पेशल मेथड का यूज़ करता है, जिसे कहते हैं साइको एनालिसिस। और ये मेथड सिगमंड फ्रूइड ने डेवलप किया था। फ्रूइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है।
उनका मानना था कि हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स का रूट हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होता है। दोस्तों, ये डॉक्टर आपको इनकरेज करता है कि आप अपने दिमाग के उस हिस्से को समझो जिसे अनकॉन्शियस कहा जाता है। ये डॉक्टर एक फिजिशियन, एक साइकेट्रिस्ट या फिर एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो सिगमंड फ्रॉयड के बनाए हुए टेक्निक्स में ट्रेंड होता है। जब आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमास, फीलिंग्स और थॉट्स को रिव्यू करते हो, तब आपको अपने प्रेजेंट वरीज, फियर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन को समझने में मदद मिलती है। ये उन्हें हैंडल करने का पहला स्टेप होता है। तो दोस्तों, साइको एनालिस्ट पेशेंट को अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझने और उसके हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स को बाहर लाने में हेल्प करता है। ये लोग कई टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्री एसोसिएशन, यानी कि पेशेंट अपने मन में जो भी आता है वो बिना फिल्टर के खुलकर बोले। और दूसरी हमारी टेक्निक आती है ड्रीम एनालिसिस, यानी कि सपनों का मतलब समझना। तो इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करके हमारा जो साइको एनालिस्ट या डॉक्टर होता है वो हमारे पेशेंट को ट्रीट करता है। दोस्तों, साइको एनालिसिस का मेन गोल होता है कि पेशेंट्स अपने सप्रेस्ड इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को समझ सके, उन्हें एक्सेप्ट करे और मेंटली हेल्दी लाइफ जी सके। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट मेनली इस बात पर होता है कि साइको एनालिस्ट आपकी बात को ध्यान से सुनता है और आपके फ्री फ्लोइंग थॉट्स का मतलब समझने में आपकी हेल्प करता है। ये थेरेपी सेशंस अक्सर रेगुलर होते हैं और 1 साल या फिर उससे भी ज़्यादा देर तक चल सकते हैं। ओवरऑल साइको एनालिस्ट एक ट्रेन डॉक्टर होता है जो फ्रूइड के मेथड्स यूज़ करके आपके अनकॉन्शियस माइंड को समझने में हेल्प करता है, ताकि आप अपने फियर्स और प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें ओवरकम कर सको। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी साइको एनालिस्ट इस प्रोफेशनल या फिर इस प्रैक्टिशनर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आशा करती हूँ कि आपको साइको एनालिस्ट यानी क्या होता है ये अच्छे से डीप में समझ आ चुका होगा। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द साइको एनालिस्ट हेल्प हर एक्सप्लोर हर चाइल्डहुड मेमोरीज टू अंडरस्टैंड हर फियर्स। यानी कि एक साइको एनालिस्ट ने क्या किया कि उसे जो है वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को एक्सप्लोर करने में उसकी मदद की, ताकि वो अपने डर को समझ सके, यानी कि उसमें कौन कौन से डर है उन्हें वो यानी कि अंडरस्टैंड कर सके। इसलिए साइको एनालिस्ट ने क्या किया कि उसे जो है वो अपनी बचपन की यादें दिलाने की कोशिश की, उन्हें एक्सप्लोर करवाने की कोशिश की। तो इस तरीके से हम जो है वो समझ पाएंगे कि साइको एनालिस्ट यानी क्या होता है, किस तरीके से ये प्रोफेशनल अपना काम करता है, या फिर इसकी फील्ड कैसी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो इस यानी कि इस टॉपिक में हमने डिस्कस कर ली है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट आइडिया की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला आइडिया आता है टीथ। यानी कि दोस्तों, ये वाला हमारा प्रोफेशन दांतों से जुड़ा है और इसके प्रैक्टिशनर का नाम है ऑर्थोडोनिस्ट। दोस्तों, ऑर्थोडोनिस्ट एक ऐसा डेंटल स्पेशलिस्ट होता है जो टीथ और जॉज के अलाइनमेंट को ठीक करता है। अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हो, गैप हो, या फिर ऊपर के दांत और नीचे के दांत मिलने का तरीका सही ना हो, तो ऑर्थोडोनिस्ट उसे करेक्ट करता है। ये डॉक्टर्स ब्रेसेस, अलाइनर्स और अलग अलग डेंटल डिवाइसेस का यूज़ करके दांतों को प्रॉपर शेप और पोजीशन में लाते हैं। ऑर्थोडोनिस्ट का मेन फोकस होता है कि दांत दांत सिर्फ अच्छे ही नहीं लगे, बल्कि सही से काम भी करें। सही अलाइनमेंट से च्यूइंग और स्पीकिंग बेटर होता है और फ्यूचर में डेंटल प्रॉब्लम्स का रिस्क भी कम हो जाता है। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो ऑर्थोडोनिस्ट वो डॉक्टर है जो हमारी स्माइल को सुंदर और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश करता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ऑर्थोडोनिस्ट यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ आया होगा। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ऑर्थोडोनिस्ट सजेस्टेड ब्रेसेस टू फिक्स माई क्रुक टीथ। यानी कि ऑर्थोडोनिस्ट ने क्या किया कि मुझे जो है वो ब्रेसेस, यानी कि जो यानी कि हमारे दांतों पर जो लगते हैं ब्रेसेस, जो दांतों को सही करने का काम करते हैं, उन्होंने वो मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि मेरे जो दांत थे वो थोड़े मतलब कि शेप में नहीं थे, प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं थे, या फिर टेढ़े मेढ़े थे। क्रुक का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े दांत होना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि डॉक्टर ने यानी कि ऑर्थोडोनिस्ट ने जो है वो मुझे ब्रेसेस सजेस्ट किए, मुझे ब्रेसेस दिए, ताकि मैं अपने जो है वो टेढ़े मेढ़े दांतों को सही यानी कि प्रॉपर अलाइनमेंट में, सही पोजीशन में ला सकूं। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि ऑर्थोडोनिस्ट यानी कि ये प्रैक्टिशनर किस तरीके से काम करता है, इसका प्रोफेशन कैसे होता है और ये ओवरऑल करता क्या है। तो आई होप आपको ऑर्थोडोनिस्ट यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट आइडिया की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला आइडिया आता है आईज। यानी कि हमारा ये वाला प्रोफेशन आंखों से जुड़ा है और इस प्रैक्टिशनर को कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। दोस्तों, ऑप्टोमेट्रिस्ट एक ऐसा हेल्थ प्रोफेशनल होता है जो आईज और विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को चेक करता है। अगर किसी को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि दूर दराज का क्लियरली ना दिखना, छोटे लेटर्स पढ़ने में दिक्कत होना, या फिर विजन की वजह से हेडेक होना, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का इलाज ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है।
दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट आई टेस्ट करता है और ग्लासेस या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रिस्क्राइब करता है ताकि इंसान की आई साइट क्लियर हो जाए। ये लोग आई डिसीज जैसे कि ग्लाउकोमा, कैटरैक्ट एक्सेट्रा के अर्ली साइंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये लोग सर्जरी नहीं कर सकते। वो काम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का होता है। सिंपल शब्दों में ऑप्टोमेट्रिस्ट वो डॉक्टर होता है जो आपकी आंखों की टेस्टिंग करता है और आपके लिए सही नंबर के स्पेक्स या फिर लेंसेज सजेस्ट करता है ताकि आपको क्लियरली दिख सके और आपकी आंखों की प्रॉब्लम सारी दूर हो जाए। तो आई होप आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट ये प्रोफेशनल किस तरीके से काम करता है, इसका काम क्या होता है, ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल इसका है, द ऑप्टोमेट्रिस्ट गेव मी अ न्यू ग्लासेस बिकॉज माई विजन हैड बिकम ब्लरी। यानी कि जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, यानी कि वो जो आंखों का डॉक्टर है, उसने क्या किया कि मुझे नए ग्लासेस दिए, मुझे नए स्पेक्स दिए, क्योंकि मेरा जो विजन था, यानी कि मेरी जो देखने की जो क्षमता थी वो थोड़ी ब्लरी हो चुकी थी, यानी कि मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा था। तो इसलिए क्या हुआ कि ऑप्टोमेट्रिस्ट ने मुझे जो है वो नए ग्लासेस प्रिस्क्राइब किए, यानी कि नए ग्लासेस मुझे दिए। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी क्या होता है, किस तरीके से ये प्रोफेशनल काम करता है, इसका प्रोफेशन क्या होता है, ये किस तरीके का प्रैक्टिशनर होता है, ये आपको अच्छे से डिटेल में समझ आ चुका होगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट आइडिया की ओर और जानेंगे कि हमारा वो नेक्स्ट आइडिया कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आइडिया आता है ग्लासेस। दोस्तों ये वाला प्रोफेशन हमारे ग्लासेस से रिलेटेड है, जो कि है ऑप्टिशियन। यानी कि ये वाला जो प्रैक्टिशनर है वो किस चीज़ पर काम करता है, तो वो ग्लासेस पे काम करता है। दोस्तों ऑप्टिशियन एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाता है और फिट करता है। जब आप अपना आई टेस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से करवाते हो तो वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ऑप्टिशियन आपके लिए सही फ्रेम और लेंसेज बनाता है। दोस्तों ऑप्टिशियन खुद से आई साइट टेस्ट नहीं करता, बल्कि उसका काम सिर्फ इतना होता है कि डॉक्टर के दिए गए नंबर के हिसाब से ग्लासेस या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज रेडी करना। ये लोग इंश्योर करते हैं कि स्पेक्स आपके फेस पर प्रॉपरली फिट हो जाए और आप उसमें कंफर्टेबल फील करो। सिंपल शब्दों में ऑप्टिशियन वो एक्सपर्ट है जो आपके चश्मे या फिर लेंसेज को बनाता है और सेट करता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ऑप्टिशियन यानी क्या होता है, किस तरीके से ये प्रोफेशनल काम करते हैं और इनका प्रोफेशन क्या होता है। दोस्तों अगर अब बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द ऑप्टिशियन हेल्प मी चूज अ न्यू फ्रेम फॉर माई ग्लासेस। यानी कि ऑप्टिशियन ने क्या किया कि मेरे ग्लासेस के लिए फ्रेम चूज करने में मेरी मदद की। यानी कि फ्रेम चूज करने में जो है वो ऑप्टिशियन में मुझे यानी कि बहुत सारी वेराइटीज उन्होंने दिखाई और मेरी मदद की कि मुझे कौन सी फ्रेम चूज करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है वो ऑप्टिशियन यानी क्या होता है, किस तरीके से ये प्रोफेशनल काम करते हैं, ये प्रैक्टिशनर किस तरीके के होते हैं, तो ये सब हमने जो है वो मतलब कि इस आइडिया में अच्छे से समझ लिया है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट आइडिया की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला आइडिया कौन सा आता है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आइडिया आता है बोन्स एंड ब्लड वेसल्स। दोस्तों ये वाला हमारा प्रोफेशन बोन्स और ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है, जो कि है ऑस्टियोपैथ। दोस्तों ऑस्टियोपैथ एक ऐसा डॉक्टर होता है जो मेनली बोन्स, मसल्स और जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। ऑस्टियोपैथी का बिलीव ये है कि बॉडी एक यूनिट है और अगर बोन्स और मसल्स सही अलाइनमेंट में हो तो पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। दोस्तों ये जो डॉक्टर होता है वो एक ऐसे प्रोफेशन का मेंबर होता है जो 1874 में एंड्रयू टी स्टील ने स्टार्ट किया था। उन्होंने एक ड्रगलेस टेक्निक बनाई थी जिसमें दवाइयों के बिना सिर्फ मसाज और बॉडी मैनिपुलेशन करके बीमारियों का इलाज किया जाता था। दोस्तों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बीमारी अक्सर तब होती है जब हड्डियां अपनी जगह से हिल जाती है और नर्व्स और ब्लड वेसल्स पर प्रेशर क्रिएट होने लगता है। दोस्तों ऑस्टियोपैथ ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स हैंड्स ऑन टेक्निक से करते हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग, जेंटल प्रेशर या फिर मसाज। ये लोग मेडिसिन या फिर सर्जरी पर बहुत ही कम डिपेंड होते हैं। उनका फोकस होता है कि पेन को कम करना, यानी कि दर्द को कम करना, मोबिलिटी को इम्प्रूव करना और बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को एक्टिव करना। दोस्तों इन डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो नॉर्मल फिजिशियंस के बराबर ही होती है। ज़्यादा स्टेट्स में ये डॉक्टर्स की तरह ही मेथड्स यूज़ कर सकते हैं और उनके पास जो है वो पूरे राइट्स और प्रिविलेजेस भी होते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ऑस्टियोपैथ वो डॉक्टर होता है जो बोन्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स को मसाज और फिजिकल ट्रीटमेंट से ठीक करता है और उनकी ट्रेनिंग और राइट्स एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह ही होती है। तो आई होप आपको ऑस्टियोपैथ यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ
समझ आ चुका होगा किस तरीके से ये प्रैक्टिशनर काम करते हैं, इनका प्रोफेशन कैसे होता है और इनके प्रोफेशन में क्या क्या काम होता है, ये अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द ऑस्टियोपैथ ट्रीटेड हिज बैक पेन बाय यूजिंग जेंटल प्रेशर ऑन हिज स्पाइन। यानी कि एक ऑस्टियोपैथ ने क्या किया कि उसके पीठ के दर्द को, यानी कि उसका जो बैक पेन था उसको ठीक करने के लिए उसने क्या किया कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो स्पाइन है, उस पर जो है वो जेंटल प्रेशर अप्लाई करके उसे ठीक करने की कोशिश की। यानी कि जेंटल प्रेशर क्या है, तो एक फिजिकल ट्रीटमेंट है, यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह की मेडिसिन या फिर किसी भी तरह की सर्जरी नहीं हो रही है। और यही खासियत होती है हमारे ऑस्टियोपैथ की कि वो फिजिकल ट्रीटमेंट से जो है वो किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं। स्पेशली जो बीमारियां हमारे ब्लड वेसल से रिलेटेड होती है, हमारे नसों से रिलेटेड होती है और हमारे बोन से रिलेटेड होती है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ऑस्टियोपैथ यानी क्या होता है और किस तरह से ये जो प्रोफेशनल है वो अपना काम करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट आइडिया की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आइडिया आता है जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशंस। दोस्तों ये वाला प्रोफेशन जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन से रिलेटेड है, जो कि है कायरोप्रैक्टर। दोस्तों इससे पहले हमने ऑस्टियोपैथ पढ़ा था जो कि लगभग इसी तरीके का है, लेकिन कायरोप्रैक्टर भी थोड़ा मतलब कि इसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा अलग प्रोफेशन है। तो चलिए आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों कायरोप्रैक्टर एक ऐसा हेल्थ प्रोफेशनल होता है जो मेनली स्पाइन और रीढ़ की हड्डी और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। उनका मानना होता है कि अगर स्पाइन सही अलाइनमेंट में ना हो तो पूरे बॉडी में पेन, स्टिफनेस और दूसरी हेल्थ इश्यूज आ सकती है। इस डॉक्टर का मेन प्रिंसिपल ये है कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन को सही रखा जाए। कायरोप्रैक्टर का मेन ट्रीटमेंट होता है स्पाइनल एडजस्टमेंट या फिर मैनिपुलेशन। इसमें वो हाथों से स्पाइन को और जॉइंट्स को एकदम सही पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। ये थेरेपी यूजुअली बैक पेन, नेक पेन, हेडेक्स और पोस्चर प्रॉब्लम्स के लिए यूज की जाती है। कायरोप्रैक्टर्स मेडिसिन या फिर सर्जरी नहीं करता है, बल्कि नेचुरल मूवमेंट और अलाइनमेंट से रिलीफ दिलाता है। दोस्तों ये जो प्रोफेशन है वो 45 स्टेट्स में लाइसेंस्ड और लीगली रिकॉग्नाइज्ड है। इनके एकेडमिक स्टडीज और ट्रेनिंग भी बड़ी हीलिंग प्रोफेशंस के बराबर ही होती है। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कायरोप्रैक्टर वो डॉक्टर होता है जो मेनली स्पाइन और जॉइंट्स को एडजस्ट करके नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाता है। तो आई होप आपको कायरोप्रैक्टर यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ आया होगा, और किस तरीके से ये प्रोफेशनल अपना काम करते हैं ये भी अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द कायरोप्रैक्टर एडजस्टेड माई स्पाइन टू हेल्प रिलीव माई बैक पेन। यानी कि कायरोप्रैक्टर यानी कि जो हमारी जो नर्वस सिस्टम का, रीढ़ की हड्डी का जो डॉक्टर होता है, तो उसने क्या किया कि मेरी जो स्पाइन है उसे एडजस्ट करने के लिए, यानी कि सॉरी जो मेरा जो बैक है, यानी कि जो मेरी जो पीठ है उसका दर्द कम करने के लिए उस कायरोप्रैक्टर ने क्या किया कि उसने जो है वो मेरी रीढ़ की हड्डी एडजस्ट की, सही अलाइनमेंट में, सही पोस्चर में लाने की कोशिश की, ताकि जो मेरा दर्द है वो कम हो सके। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कायरोप्रैक्टर यानी क्या होता है, किस तरीके से ये डॉक्टर्स वर्क करते हैं, इनका प्रोफेशन कैसा होता है, ये एज अ प्रोफेशनल यानी कि प्रैक्टिशनर कैसे होते हैं, एक्सेट्रा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि कायरोप्रैक्टर यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट आइडिया की ओर, यानी कि हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिशनर की ओर। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आइडिया आता है फीट। दोस्तों ये जो वाला हमारा प्रोफेशन है ये पैरों से जुड़ा है, यानी कि हमारे पैरों से रिलेटेड ये प्रोफेशन है, और इसके प्रैक्टिशनर को यानी कि इसके प्रोफेशनल को कहा जाता है पोडियाट्रिस्ट। तो चलिए आइए जानते हैं कि ये पोडियाट्रिस्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से ये डॉक्टर्स वर्क करते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए पोडियाट्रिस्ट के बारे में, तो पोडियाट्रिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो फीट, एंकल्स और लोअर लेग्स की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। अगर किसी को पैरों में दर्द हो, चलने में दिक्कत आए, या फिर नेल्स या फिर वहाँ की स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो, या फिर फीट में स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए, तो पोडियाट्रिस्ट उसका ट्रीटमेंट करता है। पोडियाट्रिस्ट स्पेशली उन प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है जो पैर और चलने की वजह से होती है, जैसे कि फ्लैट फीट, हील पेन, कॉर्न, बनियन या फिर डायबिटीज की वजह से होने वाले पाँव में कॉम्प्लिकेशंस। ये लोग मेडिसिन दे सकते हैं, माइनर सर्जरी भी कर सकते हैं, और स्पेशल फुटवेयर या फिर इंसोल सजेस्ट करते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबली चल सके। तो सिंपल शब्दों में पोडियाट्रिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो आपके पाँव के हेल्थ इश्यूज का ख्याल रखते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि पोडियाट्रिस्ट यानी क्या होता है। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल इसका है,
द पोडियाट्रिस्ट गेव मी स्पेशल शूज टू रिड्यूस द पेन इन माई फीट। यानी कि जो पोडियाट्रिस्ट है उसने क्या किया कि मुझे एक जो है वो स्पेशल शूज़ दिए। यानी कि उसने जो है वो मुझे एक अलग प्रकार के शूज़ दिए जो कि मेरे यानी कि जो कि मेरी जो पैरों में दर्द हो रहा था उसको कम कर सके। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पोडियाट्रिस्ट यानी क्या होता है, किस तरीके से ये जो डॉक्टर्स है, ये जो प्रोफेशनल है वो अपने प्रोफेशन में काम करते हैं, इनका काम क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इस आइडिया में जानी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट आइडिया की और जानेंगे कि वो आइडिया हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आइडिया आता है राइटिंग। यानी कि ये वाला जो हमारा प्रोफेशन है या फिर ये वाला जो हमारा प्रैक्टिशनर है वो हमारी राइटिंग इस फील्ड से जुड़ा है। और दोस्तों इस प्रैक्टिशनर का नाम है ग्राफोलॉजिस्ट। तो आइए देखते हैं कि ये ग्राफोलॉजिस्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से ये प्रोफेशनल काम करते हैं। दोस्तों ग्राफोलॉजिस्ट एक प्रैक्टिशनर होता है जो हैंडराइटिंग की स्टडी करके पर्सनालिटी, बिहेवियर और साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में एनालिसिस करता है और इस साइंस को ग्राफोलॉजी कहते हैं। ग्राफोलॉजिस्ट मानते हैं कि हर इंसान की लिखावट उसके सोचने का तरीका, इमोशनल स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस लेवल और कभी कभी हिडन फियर्स तक रिवील कर सकती है। ये लोग हैंडराइटिंग के साइज, शेप, स्लैंट, प्रेशर, स्पेसिंग और लेटर्स के फॉर्म को डीपली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अगर किसी की हैंडराइटिंग बहुत बड़ी है तो उसे आउट गोइंग या फिर उसे एक्सप्रेसिव माना जा सकता है, जबकि छोटी हैंडराइटिंग डिसिप्लिन्ड और डिटेल ओरिएंटेड नेचर को दिखाती है। दोस्तों ग्राफोलॉजिस्ट को अक्सर पर्सनालिटी असेसमेंट, रिक्रूटमेंट, करियर काउंसलिंग और इवन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में बुलाया जाता है। कुछ कंपनीज कैंडिडेट्स के हैंडराइटिंग सैंपल एनालाइज करवा कर उनकी सुटेबिलिटी देखते हैं। फॉरेंसिक केसेस में भी ग्राफोलॉजिस्ट काम आते हैं जब किसी डॉक्यूमेंट या सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी चेक करवानी होती है तब। हालांकि ग्राफोलॉजी को हर जगह साइंटिफिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया है, यानी कि वर्ल्ड वाइड ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इसके कई प्रैक्टिशनर्स हैं जो इसे एक यूजफुल टूल के रूप में यूज करते हैं। मतलब एक ग्राफोलॉजिस्ट हैंडराइटिंग के जरिए इंसान के अंदर छिपे हुए ट्रेड्स को यानी कि गुणों को समझने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली ग्राफोलॉजिस्ट के बारे में, यानी कि ग्राफोलॉजिस्ट क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस फील्ड से ये रिलेटेड होते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है, अ ग्राफोलॉजिस्ट से दैट माई स्मॉल हैंड राइटिंग शोज आई एम फोकस्ड। यानी कि ग्राफोलॉजिस्ट ने बताया कि मेरी जो छोटी लिखावट है, यानी कि मेरी जो छोटी छोटी हैंड राइटिंग है, वो ये चीज़ दिखाती है कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड हूँ या फिर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मतलब कि समझ पाएंगे कि ग्राफोलॉजिस्ट यानी क्या होता है, किस तरीके से ये प्रैक्टिशनर अपना काम करते हैं और किस फील्ड से ये जुड़े हुए होते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट आइडिया की ओर और जानेंगे कि वो आइडिया हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इस सेशन का हमारा आखिरी आइडिया आता है गेटिंग ओल्ड। तो दोस्तों ये वाला प्रोफेशन या फिर ये वाला प्रैक्टिशनर हमारा गेटिंग ओल्ड से जुड़ा है, यानी कि बुढ़ापे से जुड़ा है, एजिंग प्रोसेस से जुड़ा है। और इस प्रैक्टिशनर का नाम है गेरोंटोलॉजिस्ट। तो चलिए आइए जानते हैं कि ये गेरोंटोलॉजिस्ट यानी क्या होता है। तो दोस्तों गेरोंटोलॉजिस्ट एक सोशल साइंटिस्ट होता है जो वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज और एजिंग प्रोसेस से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है। गेरोंटोलॉजिस्ट सिर्फ मेडिकल इश्यूज पर फोकस नहीं करता, बल्कि एल्डरली लोगों के फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, इमोशनल और सोशल डिफिकल्टीज को भी समझने की कोशिश करता है। जब कोई इंसान रिटायर हो जाता है तो उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि इनकम का सोर्स कम हो जाना, लोनलीनेस फील करना, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत या फिर कम्युनिटी से अलग हो जाना। तो गेरोंटोलॉजिस्ट इन सब इश्यूज को स्टडी करता है ताकि बुजुर्ग लोग एक बेटर, हैप्पी और डिग्निफाइड लाइफ जी सके। दोस्तों गेरोंटोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है जिसमें फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, रिटायरमेंट के बाद का लाइफस्टाइल चेंज, ओल्ड एज होम्स की रिक्वायरमेंट, सोशल रिस्पेक्ट और इवन इमोशनल नीड्स की स्टडी होती है। गेरोंटोलॉजिस्ट रिसर्च के जरिए सोसाइटी को ये समझाता है कि एजिंग सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक सोशल और साइकोलॉजिकल फेज भी है, जिसमें हर इंसान को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और हर इंसान इस फेज से गुजरता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आज के टाइम में गेरोंटोलॉजिस्ट का रोल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि दुनिया में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है।
डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज में एजिंग पॉपुलेशन के लिए पॉलिसीज और वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाने में गेरोंटोलॉजिस्ट की नॉलेज यूज की जाती है। यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स में भी गेरोंटोलॉजिस्ट एल्डरली केयर, फाइनेंशियल प्लानिंग और सोशल एडजस्टमेंट्स पर रिसर्च करते हैं। तो सिंपल शब्दों में गेरोंटोलॉजिस्ट एक एक्सपर्ट होता है जो एल्डरली लोगों के लाइफ के नॉन मेडिकल एस्पेक्ट्स जैसे कि पैसा, इमोशंस, सोशल प्रॉब्लम्स और रिटायरमेंट के इश्यूज को समझकर उनकी लाइफ को बेटर और डिग्निफाइड बनाने की कोशिश करता है। तो आई होप आपको इस तरीके से समझ आ चुका होगा, यानी कि एक आइडिया लग चुका होगा कि गेरोंटोलॉजिस्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से ये प्रैक्टिशनर अपना काम करते हैं। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द गेरोंटोलॉजिस्ट एक्सप्लेन हाउ एल्डरली पीपल कैन स्टे हैप्पी इन सोसाइटी। यानी कि गेरोंटोलॉजिस्ट ने ये समझाया कि किस तरीके से जो है वो मतलब कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो सोसाइटी में हैप्पी रह सकते हैं। यानी कि उनके लिए हमें जो है वो क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो एक गेरोंटोलॉजिस्ट ने बताई, ताकि हमारी जो समाज में यानी कि हमारी जो सोसाइटी में जितने भी बूढ़े लोग यानी कि जितने भी बुजुर्ग लोग मौजूद है, वो एक हैप्पी लाइफ जी सके। तो इस तरीके से आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि गेरोंटोलॉजिस्ट यानी क्या होता है, किस फील्ड से ये आते हैं और किस तरीके का ये काम करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सेशन की ओर। तो दोस्तों, इसी के साथ तो हमारा सेशन नंबर 7 यहीं पर खत्म होता है, जहां हमने 10 ऐसे प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात की जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे सेशन नंबर 8 की ओर, जो कि है एटमोलॉजिकल इंसाइट्स। यानी कि अब हम ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं एक एक पॉइंट करके। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन नंबर 8 की हमारे सबसे पहले आइडिया के साथ। तो दोस्तों, हमारे सेशन नंबर 8 का सबसे पहला आइडिया आता है द मेंटल लाइफ। तो दोस्तों, हमारे पास मेंटल लाइफ से जुड़े हुए ये सारे वर्ड्स हैं जो अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और इन्हीं से रिलेटेड हम जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके यानी कि स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला वर्ड आता है साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, ये जो वर्ड है साइकोलॉजिस्ट, वो ग्रीक रूट से बना है, और वो रूट कौन कौन से है, तो हमारा सबसे पहला उसमें से वर्ड निकल कर आता है साइकी। यानी कि साइकोलॉजिस्ट जिन दो वर्ड से मिलकर बना है, उसमें से सबसे पहला हमारा वर्ड है साइकी। दोस्तों, साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, सोल या फिर माइंड, यानी कि हमारा दिमाग या फिर हमारी आत्मा। यानी कि ये जो साइकी वर्ड है वो दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे अंदर की जो एक स्पिरिट होती है, हमारे अंदर की जो एक दूसरी मतलब की पावर होती है, उसे भी ये रिप्रेजेंट करता है, या फिर हमारी जो आत्मा होती है या फिर हमारा जो दिमाग यानी कि जो माइंड होता है जिससे हम सोचते हैं, तो उसे भी हम जो है वो साइकी कह सकते हैं। वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी, यानी कि किसी पर्टिकुलर फील्ड की, किसी पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी करना, उसका ज्ञान लेना, उसके विज्ञान को समझना, तो उसे हम कहते हैं लोगोस। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा ये जो साइकोलॉजिस्ट वर्ड है वो हमारे साइकी और लोगोस को मिलाकर बना है, जो कि दोनों ग्रीक वर्ड है। तो दोस्तों, फाइनली साइकोलॉजिस्ट यानी कि ऐसा इंसान होता है या फिर ऐसा प्रैक्टिशनर होता है जो माइंड को स्टडी करता है, यानी कि हमारे माइंड के बारे में जो है वो पूरा एनालिसिस करता है, हमारे माइंड को अच्छे से जांचता है। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी इस फील्ड से जुड़ा होता है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट की फील्ड कौन सी होती है, तो वो होती है साइकोलॉजी। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट पेशेंट्स को समझता है और उनकी बातों को एनालाइज करता है और उन्हें काउंसलिंग देता है, पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ थेरेपी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सेशंस लेते हैं, बल्कि जो है वो पेशेंट्स को कभी भी मेडिसिन या फिर उनकी सर्जरी नहीं करते। यानी कि जैसे जो बाकी डॉक्टर्स होते हैं, जो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो सर्जरी कर देते हैं, या फिर उनको जो है वो मेडिसिन देते हैं ठीक करने के लिए। लेकिन हमारे ये जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि सेशंस देते हैं, थेरेपीज देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर किसी भी तरीके की मेडिसिन या फिर किसी भी तरीके की सर्जरी परफॉर्म नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और उसी के साथ हमारा एक और वर्ड है जो इसी वर्ड से निकल कर आता है, जो कि है साइकोलॉजिकल। दोस्तों, साइकोलॉजिकल यही हमारा जो है वो मतलब कि साइकोलॉजिस्ट इस वर्ड का एग्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द साइकोलॉजिस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड माई स्ट्रेस। यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो मुझे अपने स्ट्रेस को समझने में मदद की। यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि मुझे हेल्प की ताकि मैं अपने स्ट्रेस को, यानी कि किस वजह से मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वो समझ पाऊँ। तो इस सारी चीज़ों में उन्होंने क्या की कि मेरी मदद की। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि साइकोलॉजिस्ट यानी क्या होता है, किस फील्ड से ये रिलेटेड होते हैं और किस तरीके से ये प्रैक्टिशनर अपना काम करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों साइकियाट्रिस्ट जो है वो ये भी ग्रीक रूट से बना है, यानी कि ये भी जो है वो हमारे दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना है, जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड तो आपको ऑब्वियसली पता है, इसमें आ रहा है साइकी। साइकी का मतलब होता है माइंड, स्पिरिट या फिर सोल। हमने इससे पहले पढ़ा था कि साइकी का मतलब होता है या तो हमारी सोल यानी कि हमारी आत्मा, या फिर हमारा माइंड यानी कि दिमाग, जिससे हम सोचते हैं। और वहीं हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है आइटेरिया, यानी कि IATERIA। दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक सफिक्स है। और सफिक्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग वर्ड्स में। यानी कि ये जो है वो यहाँ पर एक सफिक्स के तौर पर यूज़ हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पर निकल कर आता है मेडिकल हीलिंग। मेडिकल हीलिंग यानी कि किसी चीज़ की मतलब कि रिकवर करना, किसी चीज़ को रिकवर करना, किसी चीज़ की मतलब कि, यानी कि उस चीज़ को मतलब कि हील करना, उस चीज़ को सुधारना, तो उसे हम कहते हैं मेडिकल हीलिंग। यानी कि ये वाला जो हमारा सफिक्स है वो किसी चीज़ में सुधारना आना, उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, यानी कि उस चीज़ को बताने के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों साइकियाट्रिस्ट एक डॉक्टर होता है जो माइंड की मेडिकल प्रॉब्लम्स ट्रीट करता है। ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर्स ट्रीट करता है। यानी कि जितने भी बीमारियां, यानी कि जितने भी डिसऑर्डर्स हमारे माइंड में होते हैं, उनको ट्रीट करने वाला डॉक्टर कौन सा होता है, तो वो होता है साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों इक्वली आपको ये भी ध्यान रखना है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये डॉक्टर्स जो होते हैं वो मतलब कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते करते हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू दी, मतलब कि पेशेंट की क्या कंसर्न्स है, पेशेंट की क्या बीमारी है, तो उसके हिसाब से ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो मतलब कि मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन सर्जरी नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार में कोई सर्जरी नहीं होती है। ये जो अगर मतलब कि किसी को अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है या फिर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। लेकिन अगर कोई मतलब कि ग्राउंड लेवल पर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है किसी को, ये सारी अगर प्रॉब्लम्स होती है, तो हम जनरली साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करते हैं और वो हमें हमें जो है वो मेडिसिन देते हैं, या फिर थेरेपी लेते हैं, सेशंस लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं वही सारे काम जो है वो साइकियाट्रिस्ट भी कर सकते हैं। प्लस ये एक प्लस पॉइंट इसमें ये है कि ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर एंजाइटी। यानी कि एक साइकेट्रिस्ट ने क्या किया कि मेरी एंजाइटी के लिए, यानी कि जिस तरीके से मुझे हर वक्त जो बेचैनी होती रहती है, यानी कि जिस तरीके से मेरा मन जो है वो घबराता है या फिर बेचैन रहता है, उसके लिए जो है वो मुझे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, यानी कि मेडिसिन उन्होंने मुझे दी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि साइकेट्रिस्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से ये प्रोफेशनल अपना काम करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है साइकी। दोस्तों ये इंग्लिश वर्ड खुद में भी यूज होता है, यानी कि इसका मतलब होता है मेंटल लाइफ, स्पिरिट या फिर नॉन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्ट रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन साइकी। यानी कि जो किसी भी तरीके की कला होती है, यानी कि जो एक कला होती है वो हमारे ह्यूमन माइंड को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हमारे ह्यूमन के मेंटल लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जिस तरीके से कोई ह्यूमन सोचता है वही वो अपने आर्ट फॉर्म में उतारता है, यानी कि वही जो है वो अपनी कला में दिखाता है। यानी कि किसी भी तरीके की कला, किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म मतलब कि क्या करता है कि ह्यूमन साइकी को रिप्रेजेंट करता है, उसे रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि साइकी यानी क्या होता है। वहीं दोस्तों एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा साइकिक वर्ड है ये एग्जेक्टिव फॉर्म में है। यानी कि इसका मतलब होता है ऐसी क्वालिटीज जो प्योरली फिजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। यानी कि किसी भी इंसान के अंदर की, किसी भी व्यक्ति के अंदर की ऐसी क्वालिटीज जो हम जो है वो फिजिकल टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं साइकिक, जो कि हमारी साइकी इस वर्ड का ही एग्जेक्टिव फॉर्म है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको मैं साइकिक को और भी ज़्यादा डिटेल में समझाऊं, तो अगर कोई इंसान सिक्स्थ सेंस रखता है, जैसे कि माइंड रीडिंग करता है या फिर कोई मिस्टीरियस एबिलिटी होती है उसमें, तो उसे हम साइकिक कह सकते हैं। और अगर डिस्टर्बेंस इमोशनल या फिर मेंटल है, तो उसे भी हम जो है वो साइकिक कहते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में कोई अच्छी एबिलिटी है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी का माइंड रीड कर सकता है, या फिर कोई व्यक्ति जो है वो मतलब कि और ज़्यादा उसके पास जो है वो मतलब कि अलग अलग मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स होती है या फिर कुछ अलग पावर होती है, सिक्स्थ
सेंस होता है, यानी कि हमारे पास 5 सेंस होते हैं, उससे प्लस एक सिक्स्थ सेंस अगर किसी के पास होता है तो उसे भी हम साइकिक कह सकते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब्ड है मेंटली और इमोशनली, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, उसे भी हम जो है वो साइकिक कह सकते हैं। यानी कि दोनों ही चीज़ें जो है वो माइंड से रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी क्लेम टू हैव अ साइकिक पावर्स, यानी कि उसे जो है वो, उसके पास जो है वो मतलब कि साइकिक पावर्स होने का दावा किया गया है, यानी कि उसके पास ऐसी पावर्स है जो मतलब कि साइकिक है। साइकिक पावर्स का मतलब है यानी कि उसके पास कुछ अच्छी एबिलिटीज़ है, यानी कि या तो वो माइंड रीड कर सकती है या फिर कुछ और एबिलिटीज़ हो सकती है जो उसके अंदर है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि साइकिक यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है साइकोपैथिक। दोस्तों ये एक एग्जेक्टिव है जो डिस्क्राइब करता है ऐसे व्यक्ति को जो सीवियर मेंटल या फिर इमोशनल डिसऑर्डर से सफ़र करता है। यानी कि आसान भाषा में समझाऊं तो साइकोपैथिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं होती है। या तो वो इमोशनल डिस्टर्ब होता है या फिर वो मेंटली पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता है, यानी कि पागलपन जैसा हम कह सकते हैं। उस तरीके का अगर कोई व्यक्ति होता है यानी कि साइको होता है तो उसे हम कहते हैं साइकोपैथिक। दोस्तों अगर अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है द फिल्म शो अ साइकोपैथिक किलर। यानी कि फिल्म में जो है वो एक ऐसे किलर को, यानी कि ऐसे खूनी को दिखाया गया था जो थोड़ा सा पागल है, यानी कि जिसकी मेंटल एबिलिटी सही नहीं है, यानी कि जो मेंटली स्टेबल नहीं है। तो ऐसे मतलब कि व्यक्ति को जो है वो फिल्म में दिखाया गया था। वहीं दोस्तों इससे निकल कर आने वाला हमारा एक और वर्ड है जो कि है साइकोपैथी। दोस्तों ये एक नाउन फॉर्म में है और इसका मतलब होता है एक मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि किसी भी प्रकार की जो हमारी मेंटल डिसऑर्डर होती है उसको हम कहते हैं साइकोपैथी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही वॉज डायग्नोज्ड विथ साइकोपैथी, यानी कि उसे जो है वो मतलब कि साइकोपैथी होने का यानी कि बताया गया था, यानी कि उसे जो है वो कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर यानी कि है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो मतलब कि डायग्नोज किया गया था, उसका इलाज किया गया था उसकी दिमागी हालत को लेकर। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि साइकोपैथिक यानी क्या होता है और साइकोपैथी यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है साइकोसोमैटिक। दोस्तों ये वाला जो वर्ड है वो भी हमारा दो ग्रीक वर्ड्स को बनाकर मिलाकर बना है, यानी कि दो ग्रीक रूट से बना है, जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड आता है साइकी। दोस्तों साइकी का मतलब आपको पता है, साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, सोल या फिर माइंड, यानी कि हमारा दिमाग या फिर हमारी आत्मा। अब अगर बात करें हमारे दूसरे वर्ड के बारे में तो हमारा दूसरा वर्ड है सोमा। दोस्तों सोमा का मतलब होता है हमारी बॉडी, यानी कि हमारा शरीर। यानी कि जब माइंड का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बॉडी पर होता है, स्पेशली अनकॉन्शियस माइंड पर, तो ऐसी कंडीशन को हम साइकोसोमैटिक कहते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान मीटिंग का डर रखता है तो उस डर की वजह से उसे क्या होता है कि सडन कोल्ड या फिर बैक एक होने लगता है, तो उसे साइकोसोमैटिक कहते हैं। दोस्तों ये जो सिम्टम्स होते हैं वो रियल होते हैं, इमेजिनरी नहीं होते। यानी कि किसी किसी व्यक्ति को जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का डर होता है और उस डर की वजह से उसे जो है वो मतलब कि सडन यानी कि बहुत मतलब कि एकदम से जो है वो उसे ठंड लगने लग जाती है या फिर उसे जो है वो उसके किसी बॉडी में जो बॉडी पार्ट में जो है वो दर्द होने लगता है, और ये सब रियल में होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं साइकोसोमैटिक। जैसे कि अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हर हेडेक वॉज साइकोसोमैटिक कॉज्ड बाय स्ट्रेस। यानी कि उसका जो सिर दर्द था वो उसको जो है वो मतलब कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा था, यानी कि उसे जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और उसी की वजह से जो है वो मतलब कि उसे एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर था, यानी कि हेडेक का जो है वो उसे डिसऑर्डर था, यानी कि उसका जो है वो मतलब कि कॉन्स्टेंटली सिर दुखता रहता था। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि साइकोसोमैटिक यानी क्या होता है। दोस्तों अब हम थोड़ा जो है वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में और जानेंगे, तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों अगर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो जब सिम्टम्स जैसे कि एक्सेसिव यूरिनेशन, पेन्स, पैरालिसिस या फिर हार्ट पैल्पिटेशंस होते हैं पर कोई फिजिकल कॉज नहीं दिखता, यानी कि कॉज सिर्फ माइंड के अंदर होता है, तो उसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। डॉक्टर फ्लैंडर्स डिनबार ने अपनी बुक माइंड एंड बॉडी में क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि हमारे इमोशंस और हमारी बीमारियों के बीच में एक रिलेशन होता है, एक कनेक्शन होता है। यानी कि जिस तरीके के हमारे इमोशंस होते हैं, जिस तरीके का हमारा सोचने का तरीका होता है, वो सारी जो हमारी माइंड्स की एबिलिटीज़ होती है वो हमारी बीमारियों पर भी अफेक्ट करती है, ऐसे हमारे जो है वो मतलब कि डॉक्टर फ्लैंडर्स डिनबार का कहना था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि साइकोसोमैटिक यानी क्या होता है और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है साइको एनालिसिस। दोस्तों ये जो वर्ड है साइको एनालिसिस ये भी हमारे दो ग्रीक रूट से मिलाकर बना है।
जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड आपको ऑब्वियसली पता है जो कि है साइकी। दोस्तों साइकी का मतलब होता है माइंड, स्पिरिट या फिर सोल, यानी कि हमारी आत्मा या फिर हमारा दिमाग। और वहीं हमारा जो दूसरा वर्ड इससे निकल कर आता है वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में यानी कि तोड़ कर या फिर उसे जो है वो बांट कर समझने की कोशिश करना, उसके पीछे का लॉजिक या फिर उसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करना। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा ये जो वर्ड है साइको एनालिसिस, वो हमारे साइकी और एनालिसिस इन दोनों ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना है। दोस्तों साइको एनालिसिस का मतलब होता है अनकॉन्शियस माइंड को डीपली प्रोब करना। दोस्तों सिगमंड फ्रॉयड ने ये टेक्निक डेवलप की थी। सिंप्लीफाइड टर्म्स में साइको एनालिसिस का प्रिंसिपल है पेशेंट को अवेयर करना डीप अनकॉन्शियस कॉजेस ऑफ एंजाइटी, फियर्स, कन्फ्लिक्ट्स और टेंशन से। जब ये कॉजेस एक्सपोज हो जाते हैं तो वैनिश भी हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्नो सनलाइट में पिघल जाती है, इस तरीके से। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है साइको एनालिसिस रिवील द कॉज ऑफ अर नाइटमेयर्स। यानी कि साइको एनालिसिस इस टेक्निक ने क्या किया कि उसे जो रात में बुरे सपने आते हैं उसके पीछे का जो मतलब कि कॉज था, उसके पीछे का जो कारण था वो उसने रिवील कर दिया। वहीं दोस्तों साइको एनालिस्ट वो होता है जो साइको एनालिसिस करता है। यानी कि ये जो साइको एनालिस्ट होता है वो एक प्रोफेशनल होता है, एक प्रैक्टिशनर होता है जो साइको एनालिसिस इस फील्ड से जुड़ा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द साइको एनालिस्ट हेल्प हिम रिकॉल चाइल्डहुड ट्रॉमा। यानी कि एक साइको एनालिस्ट यानी कि साइको एनालिस्ट एक प्रैक्टिशनर होता है, तो उसने क्या किया कि उसे जो है वो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को याद कराने में यानी कि उसे रिकॉल कराने में उसकी मदद की। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि साइको एनालिसिस यानी क्या होता है और साइको एनालिस्ट यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर जो कि इससे ही जुड़ा है। तो दोस्तों साइको एनालिसिस इससे ही जुड़ा हुआ एक और हमारा वर्ड है जो कि है साइको एनालिटिक। दोस्तों ये एग्जेक्टिव फॉर्म में है जो साइको एनालिसिस थेरेपी को डिस्क्राइब करता है। मतलब बातचीत के जरिए रिमेंबरिंग, इंटरप्रेटिंग और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करके उसका ट्रीटमेंट करना, तो उसे हम कहते हैं साइको एनालिटिक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी अंडरवेंट साइको एनालिटिक थेरेपी। यानी कि वो जो है वो मतलब कि उसने क्या किया कि उसने जो है वो साइको एनालिटिक जो थेरेपी है वो उसने लेना शुरू की। यानी कि उसने जो है वो अपने रिमेंबरिंग, इंटरप्रेटिंग और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि साइको एनालिटिक यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है साइकोजेनिक। दोस्तों साइकोजेनिक ये जो वर्ड है ये भी हमारा दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना है, जिसमें हमारा सबसे पहला वर्ड आपको पता है जो कि आता है साइकी। साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, सोल या फिर माइंड, यानी कि हमारी आत्मा या फिर हमारा माइंड यानी कि हमारा दिमाग। वहीं हमारा जो दूसरा रूट वर्ड है वो है जेनेसिस। दोस्तों जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ या फिर ओरिजिन, यानी कि किसी चीज़ का मतलब कि प्रारंभ होना, किसी चीज़ का जन्म होना, किसी चीज़ का ओरिजिन होना, उसकी शुरुआत होना, तो उसे हम कहते हैं जेनेसिस। तो याद रखना है कि हमारा साइकोजेनिक ये जो वर्ड है वो हमारे साइकी और जेनेसिस इन दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना है। दोस्तों साइकोजेनिक का मतलब होता है कि जब कोई डिसऑर्डर या फिर कोई प्रॉब्लम माइंड से ओरिजिनेट होती है ना कि बॉडी से, तो उसे साइकोजेनिक कहते हैं। जैसे कि जो एस्थमा होता है, दोस्तों हम इसे एस्थमा प्रोनाउंस करते हैं लेकिन इसका असली प्रोनाउंसिएशन होता है एज़मा। जैसे कि एज़मा जो इमोशनली डेवलप होता है रादर दैन फिजिकली। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि साइकोजेनिक की वो बीमारियां होती है जो हमारे माइंड के सोचने से यानी कि हमारी माइंड से डेवलप होती है, ना कि हमारी बॉडी से। यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो फिजिकल नहीं होती है, ये प्रॉब्लम्स हमारी इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स होती है। यानी कि जो हम सोचते हैं, जिस तरीके का हम इमोशन रखते हैं, उन सब का असर हमारे हेल्थ पर पड़ता है या फिर हमारे बॉडी पर पड़ता है। और उससे निकल कर आने वाली यानी कि उससे ओरिजिनेट होने वाली, उससे जो है वो मतलब कि बनने वाली जो बीमारियां होती है उन बीमारियों को हम साइकोजेनिक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिज इलनेस वॉज साइकोजेनिक कॉज्ड बाय स्ट्रेस। यानी कि जिस तरीके से उसे वो बीमारी हुई थी वो किस तरीके की थी, तो वो साइकोजेनिक थी जो कि उसे स्ट्रेस की वजह से हुई थी। दोस्तों स्ट्रेस किस चीज़ से होता है, यानी कि स्ट्रेस जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे दिमाग में है। यानी कि स्ट्रेस यानी कि टेंशन लेना, तो उस वजह से जो है वो उसे दूसरी बीमारी हो गई, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, साइकोजेनिक कह सकते हैं। क्योंकि कोई बीमारी अगर दिमाग से आती है तो उसे हम साइकोजेनिक कहते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है साइकोपैथी।
दोस्तों ये ऐसे लोग होते हैं जो एंटी सोशल बिहेवियर रखते हैं, यानी कि समाज के रूल्स और लॉज को फॉलो नहीं करते, और इनका एक्सट्रीम ईगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है। यानी कि ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति यानी कि ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं साइकोपैथी, यानी कि ऐसी जो मेंटल स्टेट होती है उसे हम कहते हैं साइकोपैथी। वही हमारा जो दूसरा वर्ड है इससे ही निकल कर आता है, जो कि है साइकोपैथ। दोस्तों साइकोपैथ जो है वो ये हमारा दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड आपको पता है जो कि है साइकी। साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, सोल या फिर माइंड, यानी कि हमारा दिमाग या फिर हमारी आत्मा या फिर हमारे अंदर की जो स्पिरिट होती है वो। वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है पैथोस। दोस्तों पैथोस का मतलब होता है डिसीज, यानी कि बीमारी, यानी कि दिमाग की बीमारी, तो उसे हम कहते हैं साइकोपैथ। दोस्तों साइकोपैथ एक ऐसा पर्सन होता है जिसमें एक डेंजरस पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, और इसे कभी कभी साइकोपैथिक पर्सनालिटी भी कहा जाता है। और अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की बात करें तो ये लोग अपने अंदर एक इनर मॉरल सेंसर, यानी कि सही और गलत की समझ से बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। यानी कि इन लोगों को बेसिकली समझ नहीं आता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों साथ ही साथ ये लोग क्रिमिनल एक्ट्स कमिट करते हैं बिना एंजाइटी या फिर बिना गिल्ट फील किए। मतलब इनको ना ही तो कोई डर होता है और ना ही किसी तरीके की गिल्टी फीलिंग होती है। इनका मेन एम, यानी कि इनका मेन गोल ये होता है अपनी डिज़ायर्स को तुरंत सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, उनको पूरा करना। ये लोग हमेशा अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं और उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम जो है वो साइकोपैथ कहते हैं। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द साइकोपैथ कमिटेड क्राइम्स विदाउट एनी फीलिंग ऑफ गिल्ट। यानी कि एक जो साइकोपैथ होता है, यानी कि जो जिसकी मेंटल एबिलिटी सही नहीं होती है, जो मेंटली स्टेबल नहीं होता है, जिसकी दिमागी हालत सही नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति ने क्या किया कि ऐसे व्यक्ति ने जो है वो मतलब कि गुनाह किया, ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया, क्राइम कमिट किया, वो भी बिना किसी पछतावे के, बिना किसी गिल्ट के, फीलिंग के। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि साइकोपैथी यानी क्या होता है और साइकोपैथ यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सोशियोपैथ। दोस्तों कुछ साइकोलॉजिस्ट एक और लेबल प्रिफर करते हैं जो कि है सोशियोपैथ। इनका यूज उन लोगों के लिए होता है जिसमें सोशल कंसाइंस एब्सेंट होती है। मतलब जो समाज के रूल्स, वैल्यूज और एथिक्स को इग्नोर करते हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते और सोसाइटी के लिए डेंजरस बन जाते हैं, तो उन्हें हम सोशियोपैथ कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द मूवी विलन वॉज अ रूथलेस सोशियोपैथ। यानी कि जो मूवी का जो विलन था, यानी कि जो खलनायक था, वो किस तरीके का था, एक रूथलेस, यानी कि एक निर्दयी सोशियोपैथ था। यानी कि जो रूल्स और वैल्यूज को और एथिक्स को और मॉरल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता था और सोसाइटी के लिए डेंजरस था। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं सोशियोपैथ। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है साइकोथेरेपी। दोस्तों ये जो वर्ड है साइकोथेरेपी, ये हमारे दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना है, जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड आता है साइकी। दोस्तों साइकी का मतलब होता है माइंड, यानी कि हमारा दिमाग या फिर हमारी स्पिरिट या फिर हमारा सोल, यानी कि हमारी आत्मा। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो साइकी को समझ पाएंगे। वही हमारा जो है वो इससे दूसरा निकल कर आने वाला जो वर्ड है वो है थेरेपिया। दोस्तों थेरेपिया का मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी कि थेरेपी यानी कि इलाज जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे थेरेपिया या फिर ट्रीटमेंट। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ये जो हमारा वर्ड है साइकोथेरेपी, ये दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, और वो दो वर्ड्स है साइकी और थेरेपिया। दोस्तों अब अगर बात करें साइकोथेरेपी के बारे में, तो साइकोथेरेपी का मतलब होता है मेंटल या फिर इमोशनल इश्यूज को ट्रीट करना बिना मेडिसिन या फिर बिना सर्जरी के, सिर्फ थेरेपी या फिर काउंसलिंग के थ्रू। दोस्तों ये साइकोजेनिक और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में यूज होता है। साइकोथेरेपी कहाँ यूज होती है, तो साइकोजेनिक और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में यूज की जाती है। और ये ऐसी थेरेपी होती है जहाँ पर हमारे मेंटल और इमोशनल इश्यूज को उनका इलाज किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी सर्जरी के। सिर्फ हमें थेरेपी दी जाती है, हमारे सेशंस किए जाते हैं या फिर हमारे साथ काउंसलिंग की जाती है। तो उसी के बेसिस पे जो है वो मतलब कि साइकोथेरेपी किसी भी पेशेंट को दी जाती है। ये आपको जो बात है मतलब कि ध्यान रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इज़ रिकवरिंग वेल थ्रू साइकोथेरेपी, यानी कि वो जो है वो साइकोथेरेपी की मदद से अच्छे से रिकवर हो रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो समझ पाओगे कि साइकोथेरेपी यानी क्या होता है और किस तरीके से मतलब कि साइकोथेरेपी मतलब परफॉर्म की जाती है। दोस्तों इसी के बाद इसी वर्ड में से निकल कर आने वाला हमारे पास एक और वर्ड है जो कि है साइकोथेरेपिस्ट।
दोस्तों साइकोथेरेपिस्ट वो पर्सन होता है जो साइकोथेरेपी करता है, साइकोथेरेपी परफॉर्म करता है। और ये जो होता है वो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या फिर ट्रेंड थेरेपिस्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि साइकोथेरेपिस्ट वो व्यक्ति होता है जो साइकोथेरेपी को परफॉर्म करता है, जो साइकोथेरेपी अपने पेशेंट्स को देता है। ऐसे प्रोफेशनल को, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं साइकोथेरेपिस्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द साइकोथेरेपिस्ट गाइडेड हर थ्रू हर एंजाइटी। यानी कि उस साइकोथेरेपिस्ट ने क्या किया कि उसे जो है वो अपनी एंजाइटी को लेकर उसे गाइड किया, यानी कि उसे बेचैनी को लेकर, उसे जो घबराहट होती थी, उसे जो मतलब कि एक प्रकार से डर महसूस होता था, उसको लेकर साइकोथेरेपिस्ट ने उसे गाइड किया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि साइकोथेरेपिस्ट यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है जो इसी वर्ड से बनता है और वो है साइकोथेराप्यूटिक। दोस्तों ये जो वर्ड है साइकोथेराप्यूटिक, ये एग्जेक्टिव फॉर्म में है। यानी कि अभी जो हमने साइकोथेरेपी पढ़ा था उसी का एग्जेक्टिव फॉर्म है हमारा साइकोथेराप्यूटिक। इसका मतलब होता है कोई भी थेरेपी जो माइंड को हील करे, हमारे माइंड को रिकवर करे, हमारे माइंड को सुधारे, उसे साइकोथेराप्यूटिक कहते हैं। जैसे कि हमारे माइंड को हील करने वाली बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एक तो म्यूज़िक हो सकता है, यानी कि म्यूज़िक जो है वो मतलब कि हमारे माइंड को हील करने में, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करने में वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। या फिर अगर आप जो है वो कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, योगा करते हो, तो वो भी हमारे माइंड पर एक प्रकार का मतलब कि पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है। यानी कि आपके माइंड को वो हील कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन करते हो, यानी कि ध्यान करते हो, तो वो भी एक पावरफुल जरिया है आपके माइंड को हील करने का। तो ये जो सारी मतलब कि जितनी भी ये जो थेरेपी है माइंड को हील करने की, उन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं? तो उन्हें कहा जाता है साइकोथेराप्यूटिक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेशन कैन हैव साइकोथेराप्यूटिक इफेक्ट्स। यानी कि जो मेडिटेशन है, यानी कि ध्यान करना, ये जो प्रोसीजर होती है, यानी कि जो थेरेपी होती है, उसकी वजह से आपके दिमाग पर जो है वो मतलब कि साइकोथेराप्यूटिक इफेक्ट्स आ सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। आपका माइंड जो है वो मतलब कि हील हो सकता है, रिकवर हो सकता है, यानी कि अच्छे अपने स्टेट में आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन नंबर 8 यहीं पर ख़त्म होता है और इसी के साथ हम हमारा सेशन नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है मोर एटमोलॉजी एंड कनेक्शंस, जहां पर हम ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम इस सेशन में भी कुछ नए वर्ड्स और कुछ नए वर्ड्स के ओरिजिन एंड उनके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में हमारा सबसे पहला आइडिया आता है या फिर हमारी सबसे पहली कैटेगरी आती है द होल टूथ। यानी कि ये जो है वो कैटेगरी हमारे पूरे दांतों के बारे में बात करती है। तो दोस्तों इस कैटेगरी से निकल कर आने वाले सारे वर्ड्स अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है और एक एक करके हम जो है वो इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है और उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इस कैटेगरी से हमारा सबसे सबसे पहला वर्ड आता है ऑर्थोडोंटिस्ट। दोस्तों ये जो वर्ड है ऑर्थोडोंटिस्ट, ये भी हमारा दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना है, जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ऑर्थोस। दोस्तों ऑर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट या फिर करेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को सीधा करना, किसी चीज़ को प्रॉपर अलाइनमेंट में लाना या फिर किसी चीज़ को सही करना, यानी कि करेक्ट करना, तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोस। और वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है ओडोंटोस। दोस्तों ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ, टूथ यानी कि हमारे दांत, तो उसे हम कहते हैं ओडोंटोस, यानी कि हमारा दांत, उसे हम कहेंगे ओडोंटोस। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्थोडोंटिस्ट, ये जो हमारा वर्ड है वो हमारे ऑर्थोस और ओडोंटोस इन दो वर्ड्स को मिलाकर बना है। दोस्तों यानी ऑर्थोडोंटिस्ट वो डेंटिस्ट होता है जो टीथ को स्ट्रेट या फिर करेक्ट करता है। ऑर्थोडोंटिस्ट मेनली क्रूक टीथ और जॉ अलाइनमेंट ठीक करता है। क्रूक टीथ कौन से होते हैं? यानी कि जैसे कि किसी के दांतों का शेप सही नहीं होता, किसी के दांत जो है वो मतलब कि एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं या फिर प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं होते, मुड़े हुए होते हैं, थोड़े मतलब कि टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्रूक टीथ। और वही हमारा जो जॉ अलाइनमेंट है, यानी कि जो हमारा जबड़ा होता है, जो जॉ होती है, वो किसी की आगे पीछे होती है, यानी कि प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें ठीक करने का काम किसका होता है? तो वो होता है ऑर्थोडोंटिस्ट का, जो कि दांतों से रिलेटेड काम करता है। यानी कि उसका काम ही यही होता है कि यानी कि हमारे दांतों को जो है वो स्ट्रेट करना, हमारे दांतों को करेक्ट करना, प्रॉपर अलाइनमेंट में लाना या फिर हमारे जो मुड़े हुए या फिर टेढ़े मेढ़े जो दांत हैं उनको सही करना। तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, यानी कि ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को, ऐसा काम करने वाले डॉक्टर को हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
द ऑर्थोडोंटिस्ट फिक्स्ड हर क्रुक टीथ विद इन विथ ब्रेसेस। यानी कि ऑर्थोडोंटिस्ट ने क्या किया कि उसके जो टेढ़े मेढ़े और मुड़े हुए जो दांत थे, यानी कि एक के ऊपर एक चढ़े हुए जो दांत थे, उन्हें ठीक करने के लिए उसे जो है वो मतलब कि ब्रेसेस लगाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो समझ पाओगे कि ऑर्थोडोंटिस्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेडोडोंटिस्ट। दोस्तों ये जो हमारा वर्ड है पेडोडोंटिस्ट, ये भी हमारा दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना है, जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड आता है पेडोस। दोस्तों पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड यानी कि बच्चे, तो उसे हम कहते हैं पेडोस। और वहीं हमारा जो ओडोंटोस ये वर्ड है उसका मतलब होता है टूथ यानी कि दांत। तो हमारा जो पेडोडोंटिस्ट है वो हमारे पेडोस और ओडोंटोस इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर बना है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पेडोडोंटिस्ट इसका जो है वो मतलब कि ओरिजिन किन दो वर्ड से हुआ है। दोस्तों पेडोडोंटिस्ट जो होता है वो बच्चों के दांतों का स्पेशलिस्ट होता है, यानी कि जो डॉक्टर होता है पेडोडोंटिस्ट ये स्पेशली बच्चों के दांतों का इलाज करता है। ये डॉक्टर चिल्ड्रन के मिल्क टीथ यानी कि जो दूध के दांत होते हैं, जो हम कहते हैं कि बच्चों के जो पहले पहले जो दांत होते हैं, यानी कि सबसे पहले जो दांत होते हैं बच्चों के, उन्हें हम जो है वो मिल्क टीथ कहते हैं, यानी कि दूध के दांत कहते हैं। तो उन्हें ठीक करना, कैविटीज और ब्रेसेस को हैंडल करना, ये सारा काम किसका होता है? तो पेडोडोंटिस्ट का होता है। यानी कि बच्चों को लेकर जितनी भी दांतों की प्रॉब्लम्स होती है उन सभी को हैंडल करने वाला एक स्पेशलिस्ट होता है, एक प्रोफेशनल होता है, एक प्रैक्टिशनर होता है, उसे कहा जाता है पेडोडोंटिस्ट। यानी कि अगर आपको पता है जैसे कि बच्चों के दांतों में जो है वो मतलब कि कैविटीज़ हो जाती है, उन्हें जो है वो मतलब कि छोटी उम्र में ही ब्रेसेस लगवाने पड़ते हैं, उनके दांतों का प्रॉपर अलाइनमेंट ना होने की वजह से, या फिर उनके जो मिल्क टीथ है उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि उनका जो मतलब कि उसमें कोई कैविटीज़ लग जाना, कीड़े लग जाना, तो जैसे हम कहते हैं, तो उस तरीके से अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, तो उसे ठीक करने वाला एक ही प्रोफेशनल होता है और वो है पेडोडोंटिस्ट। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि पेडोडोंटिस्ट यानी क्या होता है। दोस्तों वहीं हमारा एक और वर्ड इससे निकल कर आता है जो कि है पेडोडोंटिया। दोस्तों पेडोडोंशिया का मतलब होता है, ये जो है वो फील्ड या फिर स्पेशलिटी का नाम है। यानी कि जो पेडोडोंटिस्ट होता है वो किस फील्ड में काम करता है? तो वो पेडोडोंशिया इस फील्ड में काम करता है। वही हमारा एक और वर्ड आता है इससे ही निकलकर जो कि है पेडोडोंटिक। दोस्तों पेडोडोंटिक ये जो है वो हमारे पेडोडोंटिस्ट इस वर्ड का ही एग्जेक्टिव फॉर्म है, यानी कि विशेषण है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पेडोडोंटिस्ट यानी क्या होता है, पेडोडोंशिया यानी कि क्या होता है और पेडोडोंटिक यानी क्या होता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द पेडोडोंटिस्ट टॉट चिल्ड्रन हाउ टू ब्रश प्रॉपरली। यानी कि एक जो बच्चों का दांतों का जो डॉक्टर था, यानी कि बच्चों के दांतों का जो डॉक्टर है, उसने क्या किया कि एक बच्चे को जो है वो प्रॉपरली समझाया कि दांतों को किस तरीके से ब्रश किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पेडोडोंटिस्ट यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेरियोडोंटिस्ट। दोस्तों पेरियोडोंटिस्ट ये जो वर्ड है ये भी हमारा दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना है, जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड आएगा पेरी। पेरी का मतलब होता है अराउंड या फिर सराउंडिंग, यानी कि आसपास, यानी कि हमारी चीज़ें, यानी कि अगर आप कोई जगह पे खड़े हो और आपके आसपास अगर कोई चीज़ मौजूद है, वो आपकी क्या हो गई? वो आपकी हो गई पेरी, यानी कि आपके आसपास या फिर आपके अराउंड या फिर आपके सराउंडिंग में, यानी कि आपके यानी कि इर्द गिर्द, तो उसे हम कहते हैं पेरी। और वहीं ओडोंटोस का क्या मतलब होता है? ओडोंटोस का मतलब होता है टीथ या फिर टूथ, यानी कि हमारे दांत, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओडोंटोस कहते हैं। तो दोस्तों पेरियोडोंटिस्ट जो होता है वो गम स्पेशलिस्ट होता है, यानी कि जो डॉक्टर हमारे दांतों के पास मौजूद मसूड़ों का इलाज करता है उन्हें पेरियोडोंटिस्ट कहते हैं। ये डॉक्टर गम डिसीजेस, इन्फेक्शन या फिर डेंटल इम्प्लांट्स ट्रीट करता है। मैंने आपको क्या बताया था? पेरी का मतलब होता है अराउंडिंग या फिर सराउंडिंग, ओके। तो अराउंड या फिर सराउंडिंग, सॉरी। तो मतलब कि पेरी का मतलब क्या हुआ? पेरी का मतलब हुआ दांतों की सराउंडिंग। हमारी दांतों की सराउंडिंग में क्या है? हमारे दांतों की सराउंडिंग में हमारे मसूड़े हैं जो कि हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं उन्हीं मसूड़ों में, यानी कि उन्हीं गम्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि अगर कोई अलग प्रकार की उसकी बीमारी हो जाए, उसका इन्फेक्शन हो जाए या फिर डेंटल इम्प्लांट्स करना पड़े, तो ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि एक स्पेशलिस्ट हैंडल करता है जो कि होता है पेरियोडोंटिस्ट। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पेरियोडोंटिस्ट यानी क्या है और किस तरीके से ये काम करते हैं। दोस्तों इसके बाद इसी में से निकल कर आने वाला एक और वर्ड है जो कि है पेरियोडोंशिया। दोस्तों पेरियोडोंशिया ये स्पेशलिटी है या फिर फील्ड है, यानी कि पेरियोडोंटिस्ट जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड का या फिर स्पेशलिटी का नाम क्या है? पेरियोडोंशिया नाम है। और वहीं हमारा दूसरा वर्ड आता है वो है पेरियोडोंटिक। दोस्तों पेरियोडोंटिक ये हमारा एग्जेक्टिव फॉर्म है, यानी कि पेरियोडोंटिस्ट इस वर्ड का एग्जेक्टिव फॉर्म हमारा क्या है? पेरियोडोंटिक है।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पेरियोडोंटिस्ट ट्रीटेड हर गम इन्फेक्शन। यानी कि पेरियोडोंटिस्ट ने क्या किया कि उसके मसूड़ों में यानी कि उसके गम में जो इन्फेक्शन था यानी कि जो बीमारी थी उसे ठीक किया, उसे ट्रीट किया, उसका इलाज किया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पेरियोडोंटिस्ट यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एंडोडोंटिस्ट। अब दोस्तों एंडो का क्या मतलब होता है? एंडो का मतलब होता है इनर या फिर विद इन। यानी कि ये जो हमारा वर्ड है एंडोडोंटिस्ट, ये हमारे दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड निकल कर आएगा एंडो। एंडो का मतलब होता है इनर या फिर विद इन यानी कि अंदर की साइड में। और ओडोंटोस का मतलब आपको पता है, ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ यानी कि दांत। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर होता है वो स्पेशलिस्ट होता है पल्प ऑफ टूथ और रूट कैनल थेरेपी में। मतलब जो डॉक्टर दांत के अंदर के पल्प और नर्व का इलाज करता है, नसों का इलाज करता है, उसे एंडोडोंटिस्ट कहते हैं। दोस्तों ये प्रोफेशनल रूट कैनल ट्रीटमेंट करता है और डैमेज पल्प को रिमूव कर देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंडोडोंटिस्ट कहेंगे। और आपको आई होप पता चल गया होगा कि एंडोडोंटिस्ट की क्या क्या स्पेशलिटी होती है और किस तरीके से वो काम करता है। दोस्तों वहीं इस वर्ड से निकल कर आने वाला एक और हमारा वर्ड है जो कि है एंडोडोंशिया, जो कि हमारी स्पेशलिटी है, यानी कि इस डॉक्टर की स्पेशलिटी है या फिर इस डॉक्टर की फैकल्टी है या फिर इस डॉक्टर का मतलब कि डॉक्टर की फील्ड है जिसमें वो काम करता है, तो उसे हम कहते हैं एंडोडोंशिया। वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है एंडोडोंटिक। एंडोडोंटिक का मतलब होता है यानी कि ये जो है वो एग्जेक्टिव फॉर्म है, यानी कि जितनी भी चीज़ें जो है वो मतलब कि एंडोडोंटिस्ट से यानी कि इस फील्ड से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? एंडोडोंटिक इस एग्जेक्टिव में डालते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एंडोडोंटिस्ट यानी क्या होता है, एंडोडोंशिया यानी कि क्या होता है और एंडोडोंटिक यानी क्या होता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एंडोडोंटिस्ट परफॉर्म अ रूट कैनल टू सेव द टूथ। यानी कि एंडोडोंटिस्ट ने क्या किया कि दांत को बचाने के लिए जो है वो उसका रूट कैनल परफॉर्म किया। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि एंडोडोंटिस्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इस वर्ड का अलग अलग मतलब कि तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारे कॉन्वर्जेशन में। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सोडोंटिस्ट। दोस्तों ये जो है वो हमारे इस कैटेगरी का यानी कि हमारे इस आइडिया का लास्ट वर्ड है जो कि है एक्सोडोंटिस्ट। और ये जो हमारा वर्ड है एक्सोडोंटिस्ट, ये भी हमारे दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, जो कि सबसे पहला वर्ड आता है एक्स। दोस्तों एक्स का मतलब होता है आउट यानी कि बाहर। और ओडोंटोस का मतलब आपको पता है, ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ यानी कि दांत। तो जो डॉक्टर दांत को एक्सट्रैक्ट करता है यानी कि निकालता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे एक्सोडोंटिस्ट कहते हैं। दोस्तों एक्सोडोंटिस्ट जो होता है वो विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन, डैमेज या फिर एक्स्ट्रा टीथ निकालने में स्पेशलिस्ट होता है। यानी कि अगर किसी का विजडम टूथ खराब हो चुका है तो उसे भी निकालता है ये डॉक्टर। साथ ही साथ अगर कोई दांत डैमेज है तो उसे भी यही डॉक्टर निकालता है। और अगर किसी को एक्स्ट्रा टीथ है यानी कि किसी को एक मतलब कि ज़्यादा दांत है जिसकी वजह से उसे दिक्कत हो रही है, तो वो उसे निकालने में भी जो है वो यही डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है। और दोस्तों इसके बाद में इसी से निकल कर आने वाले हमारे और कुछ वर्ड्स हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड है एक्सोडोंशिया। एक्सोडोंशिया ये स्पेशलिटी है, फील्ड है या फिर फैकल्टी है जिसमें हमारा एक्सोडोंटिस्ट काम करता है। देन इसके बाद है एक्सोडोंटिक। दोस्तों एक्सोडोंटिक ये एग्जेक्टिव है जो कि दिखाता है कि एक्सोडोंटिस्ट जिस फील्ड में काम करता है उसमें आने वाली सारी चीज़ें जिससे वो रिलेटेड है, तो उसे हम जो है वो एक्सोडोंटिक इस वर्ड के यानी कि इस विशेषण के अंदर डालते हैं। तो आई होप आपको एक्सोडोंटिस्ट यानी क्या होता है, एक्सोडोंशिया यानी क्या होता है और एक्सोडोंटिक यानी क्या होता है, ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एक्सोडोंटिस्ट रिमूव हिज विजडम टीथ। यानी कि एक्सोडोंटिस्ट ने क्या किया कि उसकी जो विजडम टीथ थी उन्हें जो है वो निकाल दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो एक्सोडोंटिस्ट यानी क्या होता है ये समझ पाओगे। देन दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आइडिया की ओर या फिर हमारे अगले कैटेगरी की ओर और जानते हैं कि उसमें से निकल कर आने वाले वर्ड्स हमारे कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आइडिया या फिर हमारी अगली कैटेगरी आती है मेजरमेंट। तो दोस्तों इस कैटेगरी से निकल कर आने वाले जो जितने भी वर्ड्स हैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, तो चलिए आइए एक एक करके इनको अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस कैटेगरी से निकल कर आने वाला हमारा सबसे पहला वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट। दोस्तों ये जो हमारा वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये हमारे दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना है,
जो कि हमारा सबसे पहला वर्ड है ऑप्सिस या फिर ऑप्टिकोस। दोस्तों ऑप्सिस या फिर ऑप्टिकोस, इन दोनों ही वर्ड से जो है वो हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट बना है, जिसका मतलब होता है व्यू या फिर विजन, यानी कि दृष्टि, या फिर हमारी जो देखने का मतलब देखने की जो क्षमता होती है, हमारा जो विजन होता है, तो उसे हम कहते हैं व्यू या फिर विजन, यानी कि हमारी दृष्टि, तो उसे हम कहते हैं व्यू या फिर विजन। वही हमारा जो मेट्रॉन है, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि किसी चीज़ का मतलब कि नाप तोल, तो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट यानी कि मेट्रॉन। तो दोस्तों बाय एटमोलॉजी ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब होता है मेजर्स विजन। मतलब ऑप्टोमेट्रिस्ट वो स्पेशलिस्ट होता है जो आईसाइट और विजन को मेजर करता है, यानी कि नापता है। दोस्तों ये प्रोफेशनल आईसाइट टेस्ट करता है और ग्लासेस प्रिस्क्राइब करता है। यानी कि ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम क्या होता है कि हमारी आईसाइट को चेक करना कि वो सही से काम कर रही है या नहीं, हमें कहाँ तक दिखाई देता है, कितनी दूर तक दिखाई देता है, या फिर हमारी आंखों में क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको एग्जामाइन करना किसका काम होता है, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम होता है। और वो उन्हें जो है वो मतलब कि हमारी आईसाइट को, हमारे विजन को एक तरीके से मेजर करता है, यानी कि नापता है कि सामने वाले व्यक्ति को कितना दिखाई दे रहा है, और उसी के हिसाब से हमें जो है वो मतलब कि ग्लासेस प्रिस्क्राइब करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ऑप्टोमेट्रिस्ट चेक्ड माई आईज एंड प्रिस्क्राइब न्यू ग्लासेस, यानी कि ऑप्टोमेट्रिस्ट ने क्या किया कि मेरी आंखों को चेक किया और मुझे नए ग्लासेस प्रिस्क्राइब किए। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से ये प्रोफेशनल अपना काम करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है जो कि है मेट्रॉन। दोस्तों ये एक ग्रीक रूट है जो मेजरमेंट का सेंस देता है। कई इंस्ट्रूमेंट्स और साइंटिफिक वर्ड्स इस रूट से बने हैं। तो चलिए कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम डिस्कस कर लेते हैं जो मेट्रॉन इस रूट से बने हैं। दोस्तों इसमें हमारा सबसे पहला वर्ड आता है थर्मामीटर। दोस्तों अगर बात करें थर्मामीटर के बारे में, तो थर्मामीटर ये जो वर्ड है ये हमारे दो ग्रीक रूट्स को मिलाकर बना है, जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड आता है थर्म। दोस्तों थर्म ये जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट। हीट का मतलब यानी कि गर्माहट, गर्मी जिसे हम कहते हैं, तो उसे कहा जाता है थर्म। और वहीं हमारा जो दूसरा इस वर्ड से निकल कर आता है वो है मेट्रॉन। दोस्तों मेट्रॉन का मतलब तो आपको पता है, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि किसी चीज़ का नाप तोल, यानी कि किसी चीज़ को मापना, किसी चीज़ को नापना, तो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा वर्ड है थर्मामीटर, ये हमारे थर्म और मेट्रॉन से बना है। दोस्तों ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हीट को मेजर करता है। दोस्तों ये बॉडी टेम्परेचर, वेदर टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम जो है वो थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, यानी कि जब भी हमको बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर से उसे चेक करते हैं कि कितने डिग्री हमें बुखार है। वही जो वेदर टेम्परेचर होता है उसे मेजर करने के लिए भी जो है वो मतलब कि थर्मामीटर का यूज़ होता है, यानी कि वेदर में कितनी ज़्यादा गर्माहट है, ये भी हम जो है वो थर्मामीटर के सहारे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि थर्मामीटर यानी क्या होता है और थर्मामीटर का यूज़ किन किन मतलब कि चीज़ों में यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डॉक्टर यूज्ड अ थर्मामीटर टू चेक हिज फीवर। यानी कि डॉक्टर ने क्या किया कि उसके बुखार को चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो समझ पाओगे कि थर्मामीटर यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे मेट्रॉन इस वर्ड से निकल कर आने वाले हमारे अगले वर्ड की ओर। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हमारा वर्ड आता है बैरोमीटर। दोस्तों अब अगर इस वर्ड का ब्रेक डाउन करें तो हमारा सबसे पहला वर्ड इसमें से निकल कर आता है बैरोस। बैरोस का मतलब होता है वेट, यानी कि भार, यानी कि वजन। और वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, वो है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब आपको पता है, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। दोस्तों इसे वेदर फोरकास्ट या फिर अल्टीट्यूड मेजरमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। यानी कि अगर किसी चीज़ का अगर आपको जो है वो वज़न मतलब कि मापना है, उसे जो है वो उसे मेज़र करना है, तो तब भी आप जो है वो बैरोमीटर का यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर वेदर फ़ोरकास्ट में किस तरीके से, तो हवा का दाब कितना है, हवा का प्रेशर कितना है, यानी कि हवा का वज़न कितना है, हवा वज़न यानी कि उसका जो है वो मतलब कि प्रेशर कितना है। ये सारी चीज़ें मेज़र करने के लिए भी हम जो है वो मतलब कि बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। या फिर अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, उसे मेजर करने के लिए भी हम जो है वो मतलब कि बैरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इन तरीके से जो है वो मतलब कि इन सारे मतलब कि फील्ड में आप जो है वो बैरोमीटर का यूज़ कर सकते हो।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बैरोमीटर शोड अ ड्रॉप इन एयर प्रेशर बिफोर द स्टॉर्म। यानी कि बैरोमीटर ने क्या किया कि एक तूफान आने से पहले, यानी कि भयंकर तूफान आने से पहले जो है वो उसने हवा में, मतलब कि बिल्कुल जो है वो हवा, मतलब उसमें गिरावट आ चुकी है, बिल्कुल हवा का दाब जो है वो कम हो चुका है। इस तरीके से जो है वो बैरोमीटर ने दिखाया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि बैरोमीटर यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्फिग्मोमैनोमीटर। दोस्तों ये वर्ड थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो अगर इसका ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड निकल कर आता है स्फिग्मोज। स्फिग्मोज का मतलब होता है पल्स, यानी कि हमारी नब्स। और वही हमारा दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मेजर करने का डिवाइस होता है। ये वही बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर पेशेंट के आर्म पर लगाता है। यानी कि अगर आपने बहुत बार, मतलब आप जब हॉस्पिटल जाते हो तो आपके ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो डॉक्टर क्या करता है कि आपके आर्म पर जो है वो एक बड़ा सा बेल्ट लगाता है, और उसके पास जो है वो कुछ पंप जैसा होता है जिससे वो जो है वो, मतलब कि उस बेल्ट को फुलाता है, जिससे जब आपकी जो, मतलब कि नर्व्स है, तो जब दबती है उससे जो है वो आपका प्रेशर, मतलब कि पता चलता है उस मशीन में। तो उसे ही कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अब दोस्तों अगर बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द नर्स यूज्ड अ स्फिग्मोमैनोमीटर टू चेक हिज ब्लड प्रेशर। यानी कि नर्स ने क्या किया कि स्फिग्मोमैनोमीटर, इस मशीन का यूज़ किया ताकि वो जो है वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को चेक कर सके। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि स्फिग्मोमैनोमीटर यानी क्या होता है। तो दोस्तों अब थोड़ा मेट्रिक सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मेट्रिक सिस्टम एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है। ये सिस्टम डेसिमल्स पर बेस्ड होता है। ये सिस्टम पहले दूसरे कंट्रीज में लॉन्ग यूज था, यानी कि बहुत प्रचलन में था, लेकिन अब ग्रेजुअली जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसे एडप्ट किया जा रहा है। मेट्रिक सिस्टम में जो है वो मीटर, किलोग्राम और लीटर यूज होता है। ये आपको जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द साइंटिस्ट रिकॉर्डेड द लेंथ इन द मेट्रिक सिस्टम। यानी कि साइंटिस्ट ने क्या किया, जो लंबाई होती है उसे मेट्रिक सिस्टम में नापा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेट्रिक सिस्टम में मीटर, किलोग्राम और लीटर यूज होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि मीटर के हिसाब से जो है वो, मतलब कि लेंथ को मेजर किया, पर किसके अंदर? तो मेट्रिक सिस्टम के अंदर। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मेट्रिक सिस्टम यानी क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले आइडिया की ओर, या फिर हमारे अगले कैटेगरी की ओर। तो चलिए आइए जानते हैं कि हमारी अगली कैटेगरी कौन सी होती है। तो दोस्तों इसके बाद आने वाला हमारा अगला आइडिया आता है बोन्स, फीट एंड हैंड्स। दोस्तों इस कैटेगरी से निकल कर आने वाले सभी वर्ड्स अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ऑस्टियोपैथ। दोस्तों ऑस्टियोपैथ, इस वर्ड को जो है वो अगर हम ब्रेक डाउन करें, यानी कि इसका जो है हम ओरिजिन जाने, तो इसमें से हमारे पास दो वर्ड्स निकल कर आते हैं जो कि ग्रीक रूट से हैं। सबसे पहला वर्ड है ऑस्टियोन। ऑस्टियोन का मतलब होता है बोन, यानी कि हमारी हड्डियां जो होती है उसे कहा जाता है ऑस्टियोन, लेकिन किस भाषा में? तो ग्रीक में। वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है पैथोस। दोस्तों पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या फिर डिजीज, यानी कि कष्ट, पीड़ा या फिर रोग, जिसे हम कह सकते हैं बीमारी, तो उसे हम कहते हैं पैथोस। यानी कि ऑस्टियोपैथ एक थ्योरी थी जिसमें माना जाता था कि बीमारियां जो होती है वो बोन्स के प्रेशर की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स पर या फिर हमारी नसों पर, यानी कि हमारी नर्व्स पर होती है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ऑस्टियोपैथ यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के बाद हमारे पास एक और वर्ड है जो कि हमारे ऑस्टियोपैथ इसी वर्ड से थोड़ा मिलता जुलता है, जिसे लेकर जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है। तो चलिए आइए उस कंफ्यूजन को आज क्लियर कर ही लेते हैं। दोस्तों ये वर्ड है हमारा ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन। दोस्तों इस वर्ड को सुनकर तो लगता है कि कोई बोन स्पेशलिस्ट होगा, लेकिन ये असल में कोई बोन स्पेशलिस्ट नहीं होता है। इसको ऑर्थोपेडिस्ट के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑर्थोपेडिस्ट वो होता है जो बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट होता है। वहीं जो ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन है ये जनरल फिजिशियन होता है जो फुल मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकता है, पर साथ ही साथ ये हॉलिस्टिक और मैनिपुलेटिव अप्रोच भी यूज करता है। यानी कि जो डॉक्टर है वो अपने हाथों से भी जो है वो पेशेंट को ट्रीट कर सकता है, मैन्युअली भी ट्रीट कर सकता है, जैसे कि मसाज देकर जो है वो किसी बॉडी पार्ट को ठीक करना, या फिर जो है वो जेंटल प्रेशर अप्लाई करके जो है वो किसी बॉडी पार्ट की, यानी कि बीमारी को ठीक करना, इस तरीके से। तो आई होप आपको जो है वो, मतलब कि ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। दोस्तों अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ऑस्टियोपैथ बिलीव दैट माई बैक पेन वॉज कॉज ड्यू टू द प्रेशर ऑन माई नर्व्स।
यानी कि जो ऑस्टियोपैथ है उसका ऐसा मानना था कि मेरे जो पीठ में यानी कि मेरे जो बैक साइड में दर्द हो रहा था वो मेरे नसों पे प्रेशर होने की वजह से हो रहा था। यानी कि मेरी नसों पे जो है वो किसी न किसी तरीके से गलत प्रेशर गिरा और उसी वजह से क्या हुआ कि मेरे जो है वो बैक में मतलब कि पूरा पेन हो रहा था। तो इस तरीके से मुझे जो है वो ऑस्टियोपैथ ने बताया। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पोडियाट्रिस्ट। दोस्तों अगर बात करें पोडियाट्रिस्ट के बारे में तो ये वर्ड हमारा दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना है, जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड आता है पाउस या फिर पोडोस। दोस्तों पाउस या फिर पोडोस का मतलब होता है फुट, यानी कि हमारे जो पैर होते हैं तो उसे हम कहते हैं फुट, यानी कि पाउस या फिर पोडोस। ग्रीक में उसके लिए जो है वो पाउस या फिर पोडोस का यूज किया जाता है। वही हमारा जो दूसरा वर्ड है दोस्तों, ये एक सफिक्स है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आइटेरिया कुछ इस तरीके से हो सकता है। हालाँकि इसका जो है वो प्रोनंसिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ओनली सफिक्स है। अकॉर्डिंगली जो है वो मतलब कि चेंज होते रहते हैं वर्ड के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर इसका अगर मतलब समझे तो इसका मतलब है मेडिकल हीलिंग, यानी कि मेडिकल तरीके से किसी चीज़ का दुरुस्त होना यानी कि किसी चीज़ का रिकवर होना, हील होना, किसी चीज़ में सुधार आना, तो उसे हम कहते हैं मेडिकल हीलिंग। तो दोस्तों बेसिकली पोडियाट्रिस्ट का मतलब होता है फुट डॉक्टर या फिर फुट स्पेशलिस्ट, और वही जो प्रैक्टिस करता है उसे बोलते हैं पोडियाट्री। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पोडियाट्रिस्ट का मतलब होता है पैरों का डॉक्टर। जो डॉक्टर हमारी पैरों से रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज करता है तो उसे हम कहते हैं पोडियाट्रिस्ट। वहीं हमारे पास एक और वर्ड है जो कि है पोडियाट्रिक। दोस्तों पोडियाट्रिक ये एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है पोडियाट्रिस्ट या फिर पोडियाट्री। इस फील्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी जो चीज़ें आती है इसके अंदर, जिसे हम उससे रिलेटेड बता सकते हैं, तो उन्हें सबको जो है हम वो पोडियाट्रिक इस कैटेगरी में यानी कि इस एग्जेक्टिव में डाल सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द पोडियाट्रिस्ट ट्रीटेड द एथलीट्स फुट इंजरी। यानी कि पोडियाट्रिस्ट यानी कि पैरों के डॉक्टर ने क्या किया कि उस एथलीट के जो है वो पैरों की इंजरी को ठीक किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझ पाएंगे कि पोडियाट्रिस्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की ओर या फिर हमारे अगले आइडिया की ओर। तो दोस्तों अभी तक तो हमने बात की कि पाउस या फिर पोडोस, यानी कि हमने पोडियाट्रिस्ट अभी एक एग्जाम्पल देखा, यानी कि उसी वर्ड को हमने समझा। तो वैसे ही पाउस या फिर पोडोस ये जो रूट वर्ड है वो और भी कई वर्ड्स में यूज होते हैं। तो यानी कि पाउस या फिर पोडोस जो है वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं, तो हमारे पैर को डिनोट करते हैं, यानी कि हमारे पैरों से रिलेटेड सारी चीज़ों को बताते हैं। और इसी पाउस या फिर पोडोस जो है वो मतलब कि और भी ज़्यादा मतलब कि और भी कई कई वर्ड्स निकल कर आते हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसी में हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ऑक्टोपस। दोस्तों अब अगर इस वर्ड का ब्रेक डाउन करें तो इसमें हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ऑक्टो। दोस्तों ऑक्टो का मतलब होता है 8, यानी कि संख्या में जो 8 होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्टो, जो कि हमारे ऑक्टोपस में से सबसे पहला निकल कर आने वाला वर्ड है। वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है पाउस। पोस या फिर पाउस इसे कुछ भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो इसका मतलब होता है फुट, यानी कि पैर, यानी कि हमारे जो पैर होते हैं उसे कहते हैं फुट। अब जैसे कि हमने ब्रेक डाउन कर लिया है कि हमें मिला है 8 फुट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 8 पैरों वाला समुद्री जीव। ऑब्वियसली हमें जो है वो ब्रेक डाउन करके इसका मीनिंग क्लियरली पता चल रहा है कि जिसके 8 पैर होते हैं ऐसा जो समुद्री जीव होता है तो उसे कहते हैं ऑक्टोपस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी सॉ एन ऑक्टोपस इन द एक्वेरियम, यानी कि हमने जो है वो एक्वेरियम में क्या देखा कि ऑक्टोपस देखा, यानी कि हमने 8 पैरों वाला जीव देखा जिसके 8 पैर होते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसी के बाद हमारा इसी कैटेगरी में से निकल कर आने वाला अगला वर्ड है प्लैटिपस। दोस्तों इसमें जो निकल कर आने वाला सबसे पहला वर्ड है वो है प्लैटस। प्लैटस का मतलब होता है ब्रॉड या फिर फ्लैट फुटेड, यानी कि ब्रॉड यानी कि थोड़े मतलब कि चौड़े, या फिर फ्लैट फुटेड यानी कि जिसके पैर जो है वो चपटे होते हैं। वैसे तो हमने इसमें जो है वो मतलब कि पाव से वर्ड निकल कर आता है, तो इसका मतलब तो आपको ऑब्वियसली पता है कि इसका मतलब होता है पैर। हमारे जो फुट होते हैं उसे कहते हैं पैर। तो प्लैटिपस के पैर कैसे होते हैं? प्लैटिपस के पैर बिल्कुल जो है वो ब्रॉड होते हैं, यानी कि चौड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, और फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लैटिपस। यानी कि ऐसा एनिमल जिसके पैर जो है वो बिल्कुल चपटे हैं, ब्रॉड है, फ्लैट है, तो उसे हम कहते हैं प्लैटिपस। यानी कि ये जो है वो स्ट्रेंज वाटर मैमल होता है विद डक्स बिल, वेब्ड फुट एंड बीवर लाइक टेल। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्लैटिपस यानी क्या होता है।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्लैटिपस इज एन अनयूजुअल एनिमल फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो प्लैटिपस है वो असाधारण मतलब कि जीव है, असाधारण मतलब कि एनिमल है, जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पोडियम। दोस्तों पोडियम का मतलब होता है स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म फॉर द फीट या फिर प्लेस फॉर द फीट। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे, यानी कि पोडियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम खड़े होते हैं यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है ये स्पीकर्स प्लेटफॉर्म होता है। यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर बोलने वाला खड़ा होता है यानी कि वो हमारी फीट के लिए, हमारे पैरों के लिए एक जगह है यानी कि हमें जो है वो मतलब कि खुद के आइडियाज़ रिप्रेजेंट करने के लिए, खुद के व्यूज़, खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक जगह दी जाती है, एक बड़ा सा स्टेज दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं पोडियम। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्रोफेसर स्टूड ऑन द पोडियम वाइल गिविंग हिज लेक्चर। यानी कि प्रोफेसर जो है वो अपने लेक्चर देने के दौरान जो है वो एक पोडियम पर खड़े थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो समझ पाओगे कि पोडियम यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे इस लास्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारे पाउस या फिर पोडोस इस कैटेगरी का लास्ट वर्ड है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस कैटेगरी से निकल कर आने वाला हमारा लास्ट वर्ड आता है ट्राइपॉड। दोस्तों अब अगर इसका ब्रेक डाउन करें, तो हमारे पास सबसे पहले निकल कर आने वाला वर्ड है ट्राई। ट्राई का मतलब आपको पता होगा, ट्राई का मतलब होता है थ्री, यानी कि संख्या में तीन। और वहीं हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है पॉड। पॉड का क्या मतलब होता है? पॉड का मतलब होता है फुट, यानी कि तीन पैरों वाला। अब तीन पैरों वाला यानी कि क्या? यानी कि थ्री लेग स्टैंड, जिसमें कैमरा या फिर डिवाइसेस रखे जा सकते हैं। यानी कि जो तीन लेगों यानी कि तीन लेग्स का स्टैंड होता है, तीन पैरों का जो स्टैंड होता है जिस पे हम कैमरा रखते हैं शूट करने के लिए, एक परफेक्ट मतलब कि परफेक्ट हमें शॉट लेना होता है, या फिर बिना हमारा फ़ोन हिले या फिर बिना कोई जो है वो मतलब कि गड़बड़ किए हमें जब अगर एकदम परफेक्टली शूट करनी होती है कोई चीज़, हम तो है ट्राइपॉड का यूज़ करते हैं। तो उसे ही कहते हैं ट्राइपॉड, यानी कि जो जिसके तीन पैर होते हैं और जिसमें हम जो है वो मतलब कि कैमरा या फिर कोई भी डिवाइस लगा के शूट करते हैं, तो उसे कहा जाता है ट्राइपॉड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही सेटअप द कैमरा ऑन अ ट्राइपॉड। यानी कि उसने जो है वो ट्राइपॉड पर अपना कैमरा बिल्कुल सेटअप कर लिया ताकि वो अच्छे से शूट कर पाए। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कायरोपोडिस्ट। दोस्तों कायरोपोडिस्ट ये पहले पोडियाट्रिस्ट के लिए ही टाइटल था और अब भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। और कायरोपॉडी जो है वो इसकी स्पेशलिटी है, यानी कि कायरोपोडिस्ट की जो फील्ड होती है, जो फैकल्टी होती है, वो है कायरोपॉडी। तो चलिए कायरोपॉडी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। दोस्तों अगर कायरोपॉडी इस वर्ड का ब्रेक डाउन किया जाए, तो इसमें से सबसे पहला वर्ड आता है हमारा कियर या फिर कायरो। ओके, हमें इसमें से जो है वो सिंपली कायरो दिख रहा है, लेकिन एक और वर्ड भी इसमें छुपा है जो कि है कियर, जो कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो हमारे हाथ को रिप्रेजेंट करता है। कियर का मतलब होता है हैंड। और वही जो पोडोस है, इसका मतलब आपको पता है, पोडोस का मतलब होता है फुट। ओके, यानी कि हमारे पैर। दोस्तों कियर इंग्लिश में कायरो के ही फॉर्म में आता है। दोस्तों ये टर्म बना था उन दिनों में जब जब लोग जो है वो मैनुअल काम करते थे, यानी कि मशीन्स नहीं होती थी, और उनके हैंड्स और फीट पर कैल्यूसेस यानी कि कठोर त्वचा आ जाती थी। आज के टाइम में क्या हुआ है कि आज के टाइम में सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि बैठने वाली जॉब्स की वजह से लोग अपने एनाटॉमी में कम विजिबल पोर्शंस में इश्यूज डेवलप करते हैं। यानी कि इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि पुराने टाइम में क्या होता था कि मशीन्स तो नहीं होती थी, तो इसलिए वो जो भी काम करते थे तो अपने हाथों से करते थे, और मेहनत भरा काम होने की वजह से, यानी कि हाथों का और पैरों का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से वहाँ पर क्या होता था कि उनको हाथ और पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती थी। जैसे कि उनकी स्किन जो है वो पूरी तरीके से ड्राई होकर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हार्ड हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाती थी। वहीं लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जो है वो हम हमारी जॉब्स कैसी है, तो बैठने वाली जॉब्स है, हमारी लाइफ बिल्कुल सेडेंटरी है। यानी कि हम एक ही जगह पर बैठकर हमारे माइंड से काम करते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा जो है वो हमारे हाथ पैरों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो हमें किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचता है। बेसिकली ज़्यादातर तो हम हमारे हाथ ही यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप जो है वो मतलब कि कोई कंप्यूटर बेस्ड जॉब कर रहे हो, तो उसके लिए आप जो है वो हाथ ही यूज़ करोगे टाइप करने के लिए वगैरह, लेकिन उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो मतलब कि ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि ये जो कायरोपॉडी है, इसमें क्या होता है कि आज के ज़माने में
लोग जो है वो अपने कम एनाटॉमी यानी कि अपने हाथ और पैरों पर जो है वो कम विजिबल पोर्शंस में कोई भी इश्यूज डेवलप करते हैं यानी कि डेवलप होती है बेसिकली, यानी कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होती है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कायरोप्रैक्टर्स। दोस्तों कायरोप्रैक्टर्स हील विद देयर हैंड्स और उनकी स्पेशलिटी होती है कायरोप्रैक्टिस। ये मोस्टली स्पाइनल एडजस्टमेंट्स और मैनुअल थेरेपी में काम करते हैं। यानी कि इन लोगों का क्या मानना होता है कि अगर हमारी स्पाइन यानी कि हमारी रीढ़ की अगर हड्डी अगर ठीक होगी तो हमारी पूरी बॉडी भी अच्छे से प्रोसेस करेगी। तो ये उसी पे काम करते हैं और साथ ही साथ जो है वो मैनुअल थेरेपी देते हैं, यानी कि अपने हाथों से क्या करते हैं कि जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम है उस जगह को ठीक करने की कोशिश करते हैं अपने हाथों से जेंटल प्रेशर अप्लाई करके या फिर अपने हाथों से मसाज या फिर मैनिपुलेशन करके। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कायरोप्रैक्टर्स यानी क्या होते हैं और किस तरीके के ये स्पेशलिस्ट होते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कायरोप्रैक्टर्स एडजस्टेड हिज स्पाइन टू रिलीव बैक पेन। यानी कि कायरोप्रैक्टर ने क्या किया कि उसके पीठ का यानी कि पीछे का जो दर्द है वो ठीक करने के लिए उसे जो है वो मतलब कि उसने उसके स्पाइन को यानी कि रीढ़ की हड्डी को मैनुअली एडजस्ट किया यानी कि उसे मसाज दिया, जेंटली प्रेशर अप्लाई किया जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर। और इसी तरीके से उसका जो है वो मतलब कि पीछे का जो मतलब कि पीठ का दर्द था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है वो मतलब कि इस कैटेगरी से निकल कर आने वाले वर्ड सारे खत्म हो चुके हैं। दोस्तों अब हमारे पास जो अभी अभी हमने पढ़े थे, यानी कि अभी हमारे पास कौन से रूट वर्ड है, तो हमारे पास अभी दो रूट वर्ड है जो कि है कियर या फिर कायरो, जो कि हमारे हाथ को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि हमारे हैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी रूट वर्ड से जो है वो और भी कई वर्ड्स निकल कर आते हैं जिन्हें हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कैटेगरी में से निकल कर आने वाला हमारा सबसे पहला वर्ड है कायरोग्राफी। दोस्तों आपको याद होगा ग्राफोलॉजिस्ट में हमने पढ़ा था कि ग्राफ यानी होता है राइटिंग, यानी कि राइटिंग बाय हैंड यानी कि हाथों से लिखना या फिर पेनमैनशिप। तो जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं उसे कायरोग्राफर कहते हैं। लेकिन आज के इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग के टाइम में ये एक लॉस्ट आर्ट बन गई है। यानी कि दोस्तों जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो अच्छे तरीके से लिख पाता है, उसी कला को क्या कहा जाता है, उसी कला को कहा जाता है कायरोग्राफी। यानी कि अच्छी लिखावट या फिर सुंदर हैंडराइटिंग, उसे हम कहते हैं कायरोग्राफी। वही हमारा एक और वर्ड है जो कि है कायरोग्राफिक। दोस्तों कायरोग्राफिक ये एक एग्जेक्टिव है जो कि इससे रिलेटेड यानी कि कायरोग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ों को दर्शाता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर कायरोग्राफी वॉज सो एलिगेंट दैट इट लुक लाइक कैलीग्राफी। यानी कि उसकी जो कायरोग्राफी थी यानी कि उसकी जो हैंडराइटिंग थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि जैसे मानो वो उसने कैलीग्राफी की हो, यानी कि एक सुंदर सा आर्ट बनाया हो। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कायरोग्राफी यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कायरोमैंसी। दोस्तों अब अगर इसका ब्रेक डाउन करें तो हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कायरो। कायरो का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कायरो का मतलब होता है हमारे हाथ या फिर हमारे हैंड। वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है मैंसी। दोस्तों मैंसी ये एक सफिक्स है, इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई मतलब कि मीनिंग नहीं होता है क्योंकि ये कोई वर्ड भी नहीं है बेसिकली। ये हमारे साथ जो है वो मतलब कि इस वर्ड के साथ एक सफिक्स के तौर पर यूज हुआ है, जिसका अगर हम यहाँ पर मतलब समझना चाहे तो वो होगा फोरटेलिंग या फिर प्रिडिक्शन। यानी कि अनुमान लगा लेना, यानी कि भविष्यवाणी कर देना, उसे हम कहते हैं फोरटेलिंग या फिर प्रिडिक्शन। तो दोस्तों कायरोमैंसी का मतलब होता है पाम रीडिंग, यानी कि हाथ देखकर फ्यूचर बताना। यानी कि ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे हाथों की रेखाएं देखकर, हमारा हाथ देखकर जो है वो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ बातें बताते हैं। तो उस टेक्निक को, उस आर्ट को कहा जाता है कायरोमैंसी। वही दोस्तों इसमें से निकल कर आने वाले हमारे पास दो वर्ड्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है कायरोमैंसर। कायरोमैंसर वो पर्सन होता है जो ये काम करता है, यानी कि ये जो भविष्यवाणी बताने का काम करता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं कायरोमैंसर। और वहीं हमारे पास दूसरा वर्ड है कायरोमैंटिक। दोस्तों कायरोमैंटिक ये एग्जेक्टिव है जो कि कायरोमैन से, इस फील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिनोट करता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कायरोमैंसी यानी क्या होता है, कायरोमैंसर यानी क्या होता है और कायरोमैंटिक यानी क्या होता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कायरोमैंसर टोल्ड हर फ्यूचर बाय रीडिंग हर पाम। यानी कि कायरोमैंसर यानी कि जो फ्यूचर बताने वाला जो व्यक्ति है उसने क्या किया कि यानी कि उस लड़की का, उसका जो है वो मतलब कि फ्यूचर, उसके हाथों की रेखाएं देखकर उसे उसका फ्यूचर बताया, यानी कि भविष्यवाणी की। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कायरोमैंसी, कायरोमैंसर या फिर कायरोमैंटिक यानी क्या होता है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन नंबर 9 यहीं पर ख़त्म होता है और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के वीडियो के हमारे लास्ट सेशन की ओर, जो कि है सेशन नंबर 10th, जहां हम फिर से मोर एटमोलॉजी एंड कनेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं और इसी में हम ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे पहले आइडिया के साथ। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला आइडिया आता है राइटिंग या फिर राइटर्स। दोस्तों एक ग्रीक वर्ब है यानी कि क्रिया है ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट यानी कि लिखना, और ये वर्ड इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स का रूट भी है। तो चलिए ऐसे ही कुछ वर्ड्स को हम आज डिस्कस करेंगे एक एक करके, जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ग्राफोलॉजिस्ट। दोस्तों अगर इस वर्ड का ब्रेक डाउन किया जाए तो हमारे पास सबसे पहला निकल कर आने वाला वर्ड है ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब हमने अभी अभी समझा था, जिसका मतलब होता है टू राइट यानी कि लिखना। और वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है लोगोस। दोस्तों लोगोस का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी, यानी कि किसी चीज़ का विज्ञान समझना, किसी चीज़ का ज्ञान करना या फिर किसी चीज़ को समझ कर लेना, उसकी स्टडी करना। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लोगोस। यानी कि हैंडराइटिंग की स्टडी करने वाला पर्सन, उसे हम कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट हैंडराइटिंग का एनालिसिस करता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ग्राफोलॉजिस्ट के बारे में हमने जो है वो पहले सेशन में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा है कि ग्राफोलॉजिस्ट यानी क्या होता है और क्या-क्या ये काम करता है। दोस्तों इसी के साथ हमारे पास इसी वर्ड से निकल कर आने वाले और भी कई वर्ड्स हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, जिसमें से हमारा सबसे पहला है ग्राफोलॉजी। दोस्तों ये स्पेशलिटी है यानी कि साइंस ऑफ हैंडराइटिंग है, यानी कि जिस फील्ड में ग्राफोलॉजिस्ट काम करते हैं उस फील्ड का नाम है ग्राफोलॉजी। और वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है ग्राफोलॉजिकल। दोस्तों ये एक एग्जेक्टिव है जो कि ग्राफोलॉजी इस फील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ों को दर्शाता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ग्राफोलॉजिस्ट स्टडीड माई हैंड राइटिंग टू नो अबाउट माई पर्सनैलिटी। यानी कि ग्राफोलॉजिस्ट ने जो है वो मेरी हैंड राइटिंग की अच्छे से स्टडी की, मेरी हैंड राइटिंग का अच्छे से एनालिसिस किया, ताकि वो मेरी पर्सनैलिटी के बारे में जान सके कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ग्राफोलॉजिस्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से ये जो लोग होते हैं, ये जो प्रोफेशनल होते हैं, वो अपना काम करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कायरोग्राफर। दोस्तों अब अगर इस वर्ड का ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड निकल कर आता है ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट यानी कि लिखना, लिखने की क्रिया करना। और वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है कियर या फिर कायरो, जिसका हमने पहले मतलब समझा है, जो कि है हैंड यानी कि हमारे हाथ। यानी कि ये वर्ड हैंड राइटिंग या मैनुअल राइटिंग से रिलेटेड है, यानी कि हाथों से लिखना। हाथों से लिखने की क्रिया को हम कहते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कायरोग्राफर। यानी कि जो व्यक्ति हाथों से लिखता है तो उसे हम कहते हैं कायरोग्राफर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन एंशिएंट टाइम्स अ कायरोग्राफर यूज्ड टू कॉपी टेक्स्ट बाय हैंड। यानी कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो कायरोग्राफर होते थे वो अपने हाथों से जो है वो किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते थे। यानी कि आज के ज़माने की जैसे प्रिंटर या फिर ज़ेरॉक्स मशीन नहीं होती थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि पूरे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कायरोग्राफर क्या करता था कि अपने हाथों से पूरे टेक्स्ट को अच्छी हैंडराइटिंग में यानी कि कॉपी करता था। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारे नेक्स्ट वर्ड को हम जानेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कैलीग्राफी। दोस्तों अब अगर इस वर्ड का ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड निकल कर आता है कैलोस। दोस्तों कैलोस ये जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्यूटी यानी कि सुंदरता। और वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो आपको ऑब्वियसली पता है, जो कि है ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट यानी कि लिखना, लिखने की क्रिया करना। तो कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल राइटिंग यानी कि सुंदर अक्षर या फिर सुंदर राइटिंग। दोस्तों कायरोग्राफी तो पुराना आर्ट था जो आज ज़्यादा यूज़ नहीं होता है या फिर आज के समय में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन आज के समय में कैलीग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर हैंडराइटिंग या फिर आर्टिस्टिक राइटिंग। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कैलीग्राफी यानी क्या होती है। दोस्तों वैसे ही हमारे पास इसी वर्ड से रिलेटेड और भी कई वर्ड्स हैं। सबसे पहला है कैलीग्राफर। दोस्तों ये वो पर्सन होता है जो सुंदर और स्टाइलिश तरीके से लिखता है, जैसे कि कार्ड्स या फिर इनविटेशन डिजाइन करना एक्सेट्रा। यानी कि कैलीग्राफी करने वाला व्यक्ति, उसे हम क्या कहेंगे? कैलीग्राफर हम उसे कहेंगे। वैसे ही हमारे पास दूसरा वर्ड है कैलीग्राफिक। दोस्तों कैलीग्राफिक ये एक एग्जेक्टिव है जो कि कैलीग्राफी इस चीज से रिलेटेड सारे वर्ड्स को डिनोट करता है या फिर इस फील्ड से रिलेटेड सारी चीजों को डिनोट करता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
शी यूज्ड कैलीग्राफी टू राइट द वेडिंग इनविटेशंस ब्यूटिफुली। यानी कि उसने जो है वो शादी के इनविटेशंस को ब्यूटीफुली लिखने के लिए जो है वो कैलीग्राफी का यूज़ किया, यानी कि सुंदर हैंडराइटिंग का यूज़ किया। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने जाना कि कैलीग्राफी यानी क्या होती है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कैलीग्राफी यानी क्या होती है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कैकोग्राफी। दोस्तों अब अगर इस वर्ड का ब्रेक डाउन करके इसे समझे तो हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कैकोस। दोस्तों कैकोस का मतलब होता है बैड या फिर हार्श, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी होना, जो आपको पसंद ना आए, ऐसी कोई चीज़ होना, तो उसे हम कहते हैं कैकोस। दोस्तों ये ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद हमारे पास एक और ग्रीक वर्ड है जो कि है ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिखना, लिखने की क्रिया करना। यानी कि हमारा ये जो कैकोग्राफी वर्ड है ये कैकोस और ग्राफीन से बना है। इसका मतलब होता है बैड, अगली या फिर इलेजिबल हैंडराइटिंग। यानी कि कैकोग्राफी एक खराब हैंडराइटिंग को दिखाती है, यानी कि जिसकी लिखावट बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, जो सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं आती, तो ऐसी राइटिंग को, ऐसी लिखावट को हम कहते हैं कैकोग्राफी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैकोग्राफी यानी क्या होती है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज कैकोग्राफी मेड द टीचर वेरी एंग्री बिकॉज नो वन कुड रीड हिज राइटिंग। यानी कि उसकी खराब हैंड राइटिंग ने क्या किया कि टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, क्योंकि उसकी राइटिंग को कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कैकोग्राफी यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे कुछ और वर्ड्स की ओर जो कि ग्राफीन से बने हैं, यानी कि लिखने की क्रिया से बने हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं उन सभी वर्ड्स को। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कार्डियोग्राफ। दोस्तों इस वर्ड का ब्रेक डाउन करके इसे समझा जाए तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड निकल कर आता है कार्डिया। दोस्तों कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, यानी कि हमारा जो दिल होता है, तो उसे हम कहते हैं कार्डिया। कार्डिया ये ग्रीक वर्ड है। देन इसी के बाद हमारा एक और वर्ड आता है ग्राफीन। दोस्तों ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिखना, लिखने की क्रिया करना। यानी कि हमारा ये जो वर्ड है कार्डियोग्राफ, ये हमारे कार्डिया और ग्राफीन से बना है। इसका मतलब होता है हार्ट राइटर, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट जो हार्ट की एक्टिविटी लिखता है, यानी कि मेजर करता है, जैसे कि ईसीजी मशीन, तो उसे कहा जाता है कार्डियोग्राफ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर चेक माई हार्ट बीट यूजिंग अ कार्डियोग्राफ। यानी कि डॉक्टर ने क्या किया कि मेरे दिल के धड़कन, यानी कि मेरी जो हार्ट बीट है, उसे चेक करने के लिए कार्डियोग्राफ का यूज़ किया। यानी कि कार्डियोग्राफ के सहारे मेरी हार्ट बीट्स को उन्होंने चेक किया। दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ग्राफीन का तो मतलब हमने समझा है टू राइट, यानी कि लिखना, लिखने की क्रिया करना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जो वर्ड आता है जिसमें ग्राफ लगा हो और उसका वर्ड अगर मतलब कि उसका ओरिजिन अगर ग्राफीन से आता है तो वो लिखने से ही सेंस होता है, यानी कि लिखने से उसका सेंस जोड़ा जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी वर्ड के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पर क्या बताया गया है। कभी कभी ग्राफीन का मतलब किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, किसी चीज़ को मेज़र करना, ये भी हो सकता है। वैसे हम कुछ और भी वर्ड्स देखेंगे जिसे आपको मतलब कि स्टडी करके अच्छे से समझ आ ही जाएगा कि मैं आपको कौन सी बात बताना चाहती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ और वर्ड्स। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फोटोग्राफ। दोस्तों इसका अगर ब्रेक डाउन करके समझे तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड है फोटोज। फोटोज का मतलब होता है लाइट। लाइट से यहाँ पर मतलब है छवि, ओके, किसी की तस्वीर जिसे हम कह सकते हैं। लाइट यानी कि प्रकाश। तो उस तरीके से आप समझ पाओगे कि फोटोज यानी क्या होता है। देन इसके बाद हमारा दूसरा वर्ड आता है ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिखना, यानी कि रिटर्न बाय लाइट, यानी कि कैमरा की मदद से जो तस्वीर बनती है वो लाइट के रिकॉर्ड होने से बनती है। और उसकी वजह से क्या होती है कि हमारी जो तस्वीर है वो एक तरीके से लिखी जाती है, यानी कि रिकॉर्ड की जाती है। तो उस तरीके से आप समझ पाओगे कि फोटोग्राफ यानी क्या होता है। दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी टुक अ फोटोग्राफ ऑफ द सनसेट, यानी कि उसने जो है वो सनसेट की तस्वीर ली, यानी कि फोटोग्राफ ली। तो इस तरीके से आप जो है वो फोटोग्राफ यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फोनोग्राफ।
दोस्तों अगर इस वर्ड का ब्रेक डाउन करके इसे समझे तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड निकल कर आता है फोन। फोन का मतलब होता है साउंड, यानी कि आवाज, ध्वनि जिसे हम कहते हैं, तो उसे कहा जाता है फोन। और वही हमारा जो ग्राफ ये वर्ड है उससे हमारा ग्रीक वर्ड निकल कर आता है ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिखना, लिखने की क्रिया करना। यानी कि फोनोग्राफ का मतलब होता है साउंड राइटर, यानी कि ये एक पुराना डिवाइस था जो आवाज को रिकॉर्ड करता था, तो उसे कहा जाता है फोनोग्राफ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड फोनोग्राफ प्लेड म्यूजिक फ्रॉम अ रिकॉर्ड, यानी कि जो पुराना फोनोग्राफ है उसने जो है वो अपने रिकॉर्ड में से गाने बजाए, यानी कि म्यूजिक बजाए। दोस्तों यहाँ पर हमने जो है वो ग्राफीन वर्ड पढ़ा, तो यहाँ पर ग्राफीन का वर्ड का जो मतलब है वो लिटरली लिखना मतलब नहीं है। यहाँ पर किसी चीज को रिकॉर्ड करने से यहाँ पर ग्राफीन का मतलब है। तो इस तरीके से आपको जो है वो अच्छे से समझ लेना है ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टेलीग्राफ। दोस्तों टेलीग्राफ का अगर ब्रेक डाउन करके समझे तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड है टेली। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी जिसे हम कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, दूरी। तो ये हो गया हमारे टेली का मतलब। और दूसरा हमारा वर्ड है ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिखना, मतलब कि डिस्टेंस राइटर, यानी कि पहले के ज़माने में लंबी दूरी पर लिखे हुए मैसेज भेजने का तरीका था। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी पर होता था किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उसे मैसेज किस तरीके से भेजा जाता था, तो उसे मैसेज जो है वो टेलीग्राफ के ज़रिए भेजा जाता था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि टेलीग्राफ यानी क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही सेंट अ मैसेज थ्रू द टेलीग्राफ इन द ओल्ड डेज, यानी कि पुराने दिनों में क्या होता था कि पुराने दिनों में जो है वो मतलब कि वो जो है वो मैसेज किस तरीके से भेजता था, तो टेलीग्राफ के जरिए भेजता था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि टेलीग्राफ यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे इस कैटेगरी में आने वाले हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इस कैटेगरी से आने वाला हमारा लास्ट वर्ड है बायोग्राफी। दोस्तों इसका ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड आता है बायोस। दोस्तों बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी कि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, तो उसे कहते हैं बायोस। और वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो ऑब्वियसली आपको पता है, जो कि है ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिखना, लिखने की क्रिया करना। यानी कि बायोग्राफी का मतलब होता है लाइफ राइटिंग, यानी कि किसी पर्सन की लाइफ का रिटन अकाउंट या फिर बुक, उसे कहा जाता है बायोग्राफी। यानी कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन की लाइफ के बारे में, यानी कि उसकी जीवनी लिखता है, तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई रीड अ बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि मैंने जो है वो महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ी, मैंने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि बायोग्राफी यानी क्या होती है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट कंसेप्ट की ओर या फिर हमारे लास्ट आइडिया की ओर और जानेंगे कि उसमें से निकल कर आने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा लास्ट आइडिया आता है एजिंग एंड द ओल्ड। दोस्तों इस कैटेगरी से निकल कर आने वाले सभी वर्ड्स अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, जिन्हें हम एक एक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कैटेगरी से निकल कर आने वाला हमारा सबसे पहला वर्ड है गैरियाट्रिशियन। दोस्तों गैरियाट्रिशियन इस वर्ड का अगर ब्रेक डाउन करके इसे समझे तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड निकल कर आता है गेरास। दोस्तों गेरास ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओल्ड एज, यानी कि बुढ़ापा, तो उसे हम कहते हैं गेरास। वही हमारा जो दूसरा वर्ड है वो एक सफिक्स है, यानी कि ICIAN। ये जो हमारा सफिक्स है ये डिनोट करता है किसी एक्सपर्ट को, किसी स्पेशलिस्ट को, यानी कि जो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, माहिर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मतलब कि ICIAN इस सफिक्स से उसे डिनोट करते हैं। यानी कि जहाँ पर भी आपको ICIAN ये सफिक्स दिख जाए तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि ये किसी पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशलिस्ट की या फिर उस फील्ड के यानी कि एक्सपर्ट की बात हो रही है। तो दोस्तों गैरियाट्रिशियन एक डॉक्टर होता है जो ओल्ड एज यानी कि बूढ़े लोगों की मेडिकल केयर में एक्सपर्ट होता है, यानी कि जो बूढ़े लोगों की देखभाल करता है, उनके हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखता है, उनकी मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ऐसे डॉक्टर को, ऐसे प्रोफेशनल को, ऐसे स्पेशलिस्ट को हम कहते हैं गैरियाट्रिशियन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
माई ग्रैंड फादर गोज टू अ गैरियाट्रिशियन फॉर हिज हेल्थ चेकअप्स, यानी कि मेरे जो ग्रैंड फादर है, मेरे जो दादाजी है, वो हमेशा जो है वो मतलब कि गैरियाट्रिशियन के पास जाते हैं अपनी हेल्थ चेकअप्स के लिए। किसके पास जाते हैं? तो जो बूढ़े लोगों का डॉक्टर होता है उनके पास जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि गैरियाट्रिशियन यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसे समझ पाएंगे और किस तरीके से ये जो स्पेशलिस्ट है वो अपना काम करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कैलिपीजियन। दोस्तों अगर इस वर्ड का ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है वो निकल कर आता है कैलोस। कैलोस का मतलब होता है ब्यूटी यानी कि सुंदरता। और वहीं जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है पाइज। दोस्तों पाइज का मतलब होता है बटॉक्स, यानी कि हमारे जो हिप्स होते हैं तो उसे कहते हैं बटॉक्स। दोस्तों कैलिपीजियन एक एग्जेक्टिव है जो सुंदर या फिर अट्रैक्टिव हिप्स या फिर बटॉक्स के लिए यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द स्टैच्यू ऑफ वेनिस इज फेमस फॉर इट्स कैलिपीजियन ब्यूटी, यानी कि जो स्टैच्यू ऑफ वेनिस है वो अपने कैलिपीजियन ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि अपने हिप्स और अट्रैक्टिव बटॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कैलिपीजियन यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है गेरोंटोलॉजिस्ट। दोस्तों गेरॉन का मतलब होता है ओल्ड मैन, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति या फिर बुढ़ापा। ओके, और इसी रूट से बनता है गेरोंटोलॉजिस्ट, जो कि एक डॉक्टर या फिर एक साइंटिस्ट होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है जो ओल्ड एज या फिर बुढ़ापे की स्टडी करता है बेसिकली। दोस्तों इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ और वर्ड्स है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला वर्ड है गेरोंटोलॉजी। दोस्तों गेरोंटोलॉजी एक स्पेशलिटी है, यानी कि साइंस ऑफ एजिंग है, यानी कि ये जो है वो मतलब कि एक पर्टिकुलर शाखा है जिसमें हमारा गेरोंटोलॉजिस्ट काम करता है। यानी कि गेरोंटोलॉजिस्ट जिस फील्ड में काम करता है उस फील्ड का नाम है गेरोंटोलॉजी। और वही हमारा दूसरा वर्ड आता है गेरोंटोलॉजिकल। दोस्तों गेरोंटोलॉजिकल ये एग्जेक्टिव है, यानी कि जितनी भी चीज़ें गेरोंटोलॉजिस्ट या फिर गेरोंटोलॉजी से रिलेटेड होती है उन सारी चीज़ों का समावेश कहाँ पर होता है, तो गेरोंटोलॉजिकल इस एग्जेक्टिव में होता है। यानी कि थिंग्स रिलेटेड टू गेरोंटोलॉजिस्ट या फिर गेरोंटोलॉजिस्ट लॉजी, ये दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेरोंटोलॉजिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ गेरोंटोलॉजिस्ट रिसर्च इज द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पीपल, यानी कि गेरोंटोलॉजिस्ट ने क्या किया कि बूढ़े होने वाले जो व्यक्ति है, यानी कि बूढ़े जो हो रहे हैं लोग, उनके बारे में यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की। उन्होंने जो है वो जानने की कोशिश की कि कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वो मतलब कि एजिंग प्रोसेस के साथ बढ़ते हैं या फिर जो बूढ़े लोग फेस करते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि गेरोंटोलॉजिस्ट यानी क्या होता है। दोस्तों अब हमारे पास एक और रूट वर्ड है जो कि है सेनेक्स। दोस्तों इसका मतलब होता है बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो जाना। तो चलिए इस रूट वर्ड से आने वाले सभी वर्ड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो चलिए आइए जानते हैं कि हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है सेनाइल। जब बुढ़ापे में फिजिकल या फिर मेंटल वीकनेस हो जाती है तो उसे सेनाइल कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति बुढ़ापे की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, उसे फिजिकल के साथ साथ मेंटल वीकनेस भी होने लगती है, यानी कि वो चीज़ें भूलने लगता है। साथ ही साथ फिजिकल यानी कि फिजिकल वीकनेस में कौन सी चीज़ आती है, तो वो अपने आप से कोई खुद के काम नहीं कर सकता। तो जब ऐसी वीकनेस किसी व्यक्ति में आ जाती है उम्र के साथ, यानी कि बुढ़ापे की वजह से, यानी कि बुढ़ापे की वजह से जब मेंटल वीकनेस कोई फेस करता है या फिर फिजिकल वीकनेस कोई फेस करता है तो उसे हम सेनाइल कहते हैं। यानी कि मेंटली या फिर फिजिकली वीक होना उसे सेनाइल कहा जाता है। दोस्तों वैसे हमारे पास एक और वर्ड है सेनिलिटी। दोस्तों सेनिलिटी ये एक नाउन है, तो ये वर्ड भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड मैन बिकेम सेनाइल एंड ऑफन फॉरगॉट पीपल्स नेम, यानी कि जो एक बूढ़ा आदमी है वो बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, यानी कि मेंटली भी और फिजिकली। और अब क्या होने लगा था कि वो लोगों के नाम भी भूलने लगा था, क्योंकि वो मेंटली पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। उसे जो है वो चीज़ें याद नहीं रहती थी, तो इसलिए जो है वो कमज़ोर होने की वजह से लोगों का नाम भूल जाता था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सेनाइल यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इसका सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सेनेसेंट। दोस्तों इस वर्ड का अगर ब्रेक डाउन करके इसे समझे तो हमारे पास सबसे पहला निकल कर आने वाला वर्ड है सेनेक्स।
दोस्तों सेनेक्स का मतलब होता है ओल्ड या फिर वीक, यानी कि जो चीज़ बूढ़ी है और पुरानी है तो उसे हम कहते हैं सेनेक्स। यानी कि ये कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसे हम ऐसा बताना चाहे कि जो यानी कि उम्र के साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, यानी कि जिसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा वीक भी है, कमज़ोर भी है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं सेनेक्स। दोस्तों सेनेक्स ये तो हमारा एक ग्रीक वर्ड है, ओके, जो कि हमारे सेनेसेंट इस वर्ड का एक रूट है। वही हमारा जो दूसरा रूट वर्ड है वो कौन-सा है, तो एसेंट। एसेंट ये एक सफिक्स है, यानी कि ये कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। ये हमारा जो वर्ड है उसके साथ सफिक्स आया है, जिसका अगर हम मतलब समझना चाहें तो वो होता है बिकमिंग। बिकमिंग यानी कि बनना, किसी अवस्था में आना, तो उसे हम कहते हैं बिकमिंग यानी कि एसेंट। यानी कि सेनेसेंट का मतलब होता है बूढ़ा होना या फिर एजिंग प्रोसेस, यानी कि जो हमारी बूढ़े होने की जो प्रोसेस होती है, जिस तरीके से धीरे-धीरे व्यक्ति जो है वो मतलब कि बूढ़ा होता है, उम्र में बड़ा होता है, बड़ा होते जाता है या फिर जो वीक होते जाता है, तो उस प्रोसेस को यानी कि उस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं सेनेसेंट। दोस्तों वही हमारे पास एक और वर्ड है इसी से मिलता जुलता, जो कि है सेनेसेंस्ड। दोस्तों सेनेसेंस्ड ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एजिंग, यानी कि बुढ़ापे की प्रोसेस, यानी कि बुढ़ापे की प्रक्रिया, यानी कि जिस तरीके से व्यक्ति बूढ़ा होता है उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को कहते हैं सेनेसेंस्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द सेनेसेंट ट्री लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स लीव्स, यानी कि एक बूढ़े और कमजोर पेड़ ने क्या किया कि उसने जो है वो अपने ज्यादातर पत्ते खो दिए, यानी कि लीव्स जो है वो उसकी ज्यादातर क्या हुए, झड़ गए, क्योंकि वो पेड़ जो है वो बहुत ज्यादा बूढ़ा था, साथ ही साथ अब कमजोर भी हो चुका था, तो उसके सारे जो पत्ते हैं वो अपने आप ही झड़ गए। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सेनेसेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज करना चाहिए। दोस्तों उसी तरह इसी सफिक्स से और भी कई वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एडोलसेंट। दोस्तों एडोलसेंट का मतलब होता है बिकमिंग एडल्ट। यहाँ पर जो है वो हमारा जो सेंट ये वर्ड है, इससे पहले तो हमने पढ़ा था कि सेंट इस वर्ड का जो ओरिजिन है हमारे ग्रीक रूट में, वो तो आता है सेनेक्स, जो कि मतलब दिखाता है कि बूढ़ा होना, कमजोर होना। लेकिन यहाँ पर हम जो ये कुछ सफिक्स से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ रहे हैं इसमें ऐसा मतलब नहीं है, इनके सारे वर्ड्स के मीनिंग्स जो है वो सब अलग अलग है। जिसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा जो कि है एडोलसेंट। दोस्तों एड का मतलब होता है बिकमिंग एडल्ट, यानी कि टीन एज से एडल्ट एज में यानी कि जाना, एडल्ट बनना, तो उसे हम कहते हैं बिकमिंग एडल्ट यानी कि एडोलसेंट। देन इसके बाद है कॉन्वालेसेंट। दोस्तों कॉन्वालेसेंट का मतलब होता है बिकमिंग हेल्दी अगेन, यानी कि कोई व्यक्ति जब बीमारी से, किसी भी बड़ी बीमारी से रिकवर होता है, पहले वाली अवस्था में यानी कि अपनी स्वस्थ अवस्था में वापस आता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कॉन्वालेसेंट। कॉन्वेंट ये एक तरीके की प्रक्रिया है बेसिकली, यानी कि बिकमिंग हेल्दी अगेन, यानी कि फिर से, मतलब कि फिर से जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आना, फिर से नॉर्मल होना, फिर से रिवाइव होना, तो उसे हम कहते हैं कॉन्वालेसेंट। उसी के साथ हमारा आखिरी वर्ड आता है इस सफिक्स से निकलकर, वो है ऑब्सोलेसेंट। दोस्तों ऑब्सोलेसेंट का मतलब होता है बिकमिंग आउटडेटेड, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो जाना, आउटडेटेड हो जाना, आउट ऑफ फैशन हो जाना, जो चीज़ मॉडर्न नहीं है, जो चीज़ चलन में नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ऑब्सोलेसेंट। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। और ये हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जो कि हमारे इसी सफिक्स से निकल कर आते हैं, लेकिन अलग अलग ओरिजिन के बेसिस पर अलग अलग मीनिंग कन्वे करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सीनियर। दोस्तों सीनियर का मतलब होता है ओल्डर या फिर हायर इन रैंक। और उसी के साथ हमारे पास एक और वर्ड है जो कि है सीनियोरिटी। दोस्तों सीनियोरिटी एक नाउन है जो कि बताता है हायर स्टेटस बिकॉज ऑफ एज और पोजीशन, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उम्र के साथ सीनियर है, यानी कि आपसे बड़ा है, तो भी आप उसे सीनियर कहते हो। या फिर अगर कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस में आपसे बड़ा है, यानी कि ओहदे में आपसे बड़ा है, दर्जे में आपसे बड़ा है, उसका रैंक आपसे हाईएस्ट है, साथ ही साथ उसे आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप उसे भी सीनियर कहते हो। जैसे कि जहाँ पर अगर आप पढ़ते हो, आप समझिए कि आप कॉलेज में हो, कोई अगर आपसे मतलब कि कोई बच्चा है जो स्कूल में, आपके भाई बहन है, मानिए कि आपका जो भाई है एक छोटा, वो मतलब कि स्कूल कर रहा है, यानी कि स्कूल में है, और आप जो है वो कॉलेज में हो, तो आप क्या बन गए, उसके सीनियर बन गए। आप किस तरीके से, क्योंकि आपको जो है वो पढ़ाई में उस चीज़ से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप उससे उम्र में भी बड़े हो और साथ ही साथ पढ़ाई में भी बड़े हो, तो वो आप जो है वो वहाँ पर सीनियर बन गए। क्यों? क्योंकि आपका वहाँ पर दर्जा भी ज़्यादा है, ओहदा भी ज़्यादा है, रैंक भी ज़्यादा है, और प्लस प्लस आपकी जो मतलब एज है वो भी उस व्यक्ति से ज़्यादा है। यानी कि जो सीनियर है वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो उम्र के साथ ओल्डर है, तो उसे हम जो है वो सीनियर कहते हैं, या फिर किसी व्यक्ति की पोजीशन या
फिर रैंक ऐसी है कि वो आपसे ज़्यादा मैच्योर है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है किसी मामले में, तो उसे भी आप सीनियर कह सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ मोर सीनियरिटी इन द कंपनी दैन हर कलीग्स। यानी कि वो जो है वो मतलब कि अपने कंपनी में जो है वो कलीग्स यानी कि जितने भी उसके सहकर्मी हैं उनसे बड़े ओहदे पर है, उनसे बड़े दर्जे पर है। यानी कि उसका स्टेटस कैसा है, तो अपने कलीग से बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सीनियर यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज की हमारी आखिरी कैटेगरी के आखिरी वर्ड की ओर। तो चलिए आइए जानते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा आखिरी वर्ड आता है सेनेट। दोस्तों पुराने ज़माने में जो काउंसिल होता था उसमें ओल्डर और वाइस लोग होते थे, यानी कि उम्र दराज लोग होते थे, साथ ही साथ जो समझदार है, जिन्हें एक्सपीरियंस है, जो मैच्योर है, ऐसे व्यक्तियों को जो है वो सेनेट में रखा जाता था। और इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, उसका नाम पड़ा सेनेट, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सीनियर लोगों की बात हो रही है। सीनियर लोगों की बात हो रही है यानी कि किसी भी तरीके का निर्णय लेना हो, किसी भी तरीके का डिसीजन लेना हो तो उनसे डिस्कस किया जाता था पहले, क्योंकि वो जो है वो उम्र में भी बड़े थे, उम्र दराज थे, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी उन्हें था। साथ ही साथ वो समझदार भी थे, वाइज़ भी थे, दुनिया उन्होंने देखी थी बेसिकली। तो उन्हें जो है वो मतलब कि एक काउंसिल होता था, एक बैठक होती थी, वहाँ पर उन्हें जो है वो मतलब कि डिसीजन, किसी भी तरीके का डिसीजन सुनाने के लिए उन्हें वहाँ रखा जाता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द बिल वॉज डिस्कस इन द सेनेट बिफोर बिकमिंग लॉ। यानी कि कानून बनने से पहले जो है वो बिल को कहाँ पर डिस्कस किया गया, तो बिल को जो है वो सेनेट में डिस्कस किया गया, जहाँ पर मतलब कि ओल्ड एज पीपल है, ओल्डर पीपल है, उम्र दराज लोग हैं, साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड और वाइज यानी कि इंटेलिजेंट लोग हैं। तो उनके बीच में जो है वो सबसे पहले बिल को डिस्कस किया गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सेनेट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसे समझ पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में आने वाले सभी सेशंस हमने अच्छे से डीप में और डिटेल में कवर कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको इन सारे सेशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी मतलब कि कोई भी ग्लिच ना रहा हो। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल बता सकते हो, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर एक पिन कमेंट है, वहाँ पर भी आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, जहाँ से आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।